आवाज आ रही है ऑनलाइन में? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में हमने आपका किया था ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आपका सस्टेनेबल फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। देखो, जब आपका सस्टेनेबल फार्मिंग की हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल फार्मिंग। देखो, सस्टेन करना ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है कि सस्टेन कहीं भी लंबे समय तक टिके रहना, कहीं भी लंबे समय तक आपका लॉन्ग टर्म तक कुछ भी करना। तो देखो, आप कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कुछ लंबे समय तक रहना चाहते हो, लंबे समय तक कुछ करना चाहते हो, तो क्या लड़ाई करके रह सकते हो या फिर आराम से रह सकते हो? ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए आती है कि अगर आपका कुछ कंपटीशन वगैरह कहीं भी कुछ ज़्यादा हो चुका है, तो डेफिनेटली उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आपका कंपटीशन के अंदर हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहीं भी लड़ाई हमारी नहीं होनी चाहिए, हम सभी आराम से रहें, है ना। तो उस केस में हमारे पास सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है कि उसके अंदर हमें रेगुलर वहां पर रहना पड़ेगा और रेगुलर आपस में इंटरेक्शन करनी पड़ेगी और एक दूसरे के साथ कोरिलेट भी करना पड़ेगा और इंटेग्रेट भी करना पड़ेगा। वही हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर सस्टेन रह पाएगा। ठीक है। तो उसी चीज के अंदर आपका सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है, सस्टेनेबल फार्मिंग। देखो, एग्रीकल्चर अगर अकेला वर्ड होगा तो उसमें क्या होगा, केवल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होंगी। लेकिन जब बात करते हैं इसमें फार्मिंग, तो फार्मिंग जो वर्ड आता है तो आपको पता है कि उसके अंदर डेयरी फार्मिंग या फिर आपकी जो बाकी भी एलाइड एक्टिविटीज है वो भी इसमें क्या रहेंगी, इंक्लूडेड रहेंगी। क्या हो गया? अब आजा। तो कहाँ थे? हाँ। तो इसके अंदर आपका देखो, ये एक इमेज जस्ट कुछ नहीं शो कर रही, इसके अंदर हमने कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। ठीक है। जस्ट एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको लाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको उठा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ शो भी हो रहा है अगर हम देखें तो। देखो क्या हो रहा है कि आपका एक साइड फील्ड के अंदर क्या किया जा रहा है, अभी क्रॉप की कटिंग की जा रही है। ठीक है। और एक तरफ यहाँ पर क्या किया गया, क्रॉप को जस्ट शोइंग की गई है, और एक तरफ क्रॉप आपकी किस पर पहुंच चुकी है, वेजिटेटिव ग्रोथ पे पहुंच चुकी है। और दूसरी साइड यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा एक ट्रीज का एरिया दिख रहा है। यस और नो? ठीक है। दूसरी साइड अगर हम यहां पर देखें तो आपका ये जो आपके हार्वेस्टिंग या फिर जो शेलर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट यहां पर है, प्रोसेसिंग वगैरह यहां पर हो रही है। तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब आप इस प्रकार से, आपने जो विंड की डायरेक्शन है उस साइड में क्या किया हुआ है, ट्री को ग्रो करवाया हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या किया हुआ है, यहां पर उस क्रॉप को भी ग्रो करवाया है जो प्रेजेंट टाइम में हम कट कर रहे हैं। दूसरा, उस क्रॉप को भी ग्रो करवाया हुआ जो आने वाले टाइम में, मतलब एक रेगुलरिटी हमें प्रोवाइड करवा रही है। फील्ड खाली भी नहीं रह रहा, हम भी खाली नहीं रह रहे हैं, और पूरा एक बैलेंस वहां पर क्या हुआ हुआ है, क्रिएट हुआ हुआ है। और दूसरा, उसका जब प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग उसी टाइम, चाहे आपका प्लांट का रेजिड्यू है या फिर आपका ग्रेन्स है, उनका सभी का हम क्या करेंगे, वहां पर प्रोसेसिंग करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे आप लोग पता है, यहां पर अगर इथेनॉल की बात करते हैं, अभी रिसेंट आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले इथेनॉल के ऊपर आपका एक आर्टिकल भी आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपकी क्या कर रही है, लगातार कंटिन्यू इथेनॉल जो आपका प्रोडक्शन है उसको करने के लिए, उसके लिए सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही है। देख, सुना है आपने? किस किस ने सुना है? कल ही आपके टेलीग्राम के अंदर मैंने ये प्रोवाइड करवाया था, ज्यादा दूर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप कितना एक्टिव हैं। मान जाओ। तो इसके अंदर आपका अगर बीच में देखें तो यहाँ पर आपका फुहारा सिस्टम भी लगा हुआ है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी कि हर चीज। अब ये नहीं कि हम इसी प्रकार से लेके आए, मेरा जस्ट कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज को आपस में क्या कर देते हैं, कोरिलेट कर देते हैं, और उसके अंदर हमारी जो फार्मिंग है उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। याद है वो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग जो हमने कभी पढ़ी थी, है ना? वही फार्मिंग यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है। किसके लिए? ताकि एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या कर सकें, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। किसको मेंटेन कर सकें? बायोडायवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है। चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल फार्मिंग का डेफिनेशन वगैरह ये तो यहाँ से आप पढ़ ही लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। जो मैंने बताया वही चीज़ है आपकी, कुछ नहीं है। जस्ट देखो, सिंपल सी बात है। पहला इन्होंने क्या लिखा, सेटिस्फाइंग द ह्यूमन फूड एंड फाइबर नीड। एक बात तो,
क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हो? डेफिनेटली चाहते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए जो फूड की डिमांड है या फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम पर अवेलेबल हो? डेफिनेटली हम चाहते हैं। तो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा बात यहां पर आता है कि एनहेंस एनवायरमेंट क्वालिटी, यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट लगातार कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, डिटीरियोरेट होता जा रहा है, वो हमारा क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नेचुरल रिसोर्स को हमें क्या करना है, सेव करना है। और नेक्स्ट आपका है मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, उनको क्या करना, उनका यूटिलाइजेशन करना, उनको प्रॉपर मेंटेन करना। अगला वर्ड है सस्टेन द इकोनॉमिक वायबिलिटी। इकोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करना चाहते हैं यहां पर तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, याद है? अरे यस और नो, इकोसिस्टम के बारे में बात की थी। इकोसिस्टम माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है। अगर एक कमरे में बैठे हो, आपके आसपास बुक्स हैं, आपके आसपास चेयर्स हैं, आपके आसपास कोई गमला रखा है, कैमरा है, मोबाइल है, हर चीज आपका एक क्या कर रहा है, माइक्रो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। लेकिन वहीं आपका गांव, उसके बिहाफ पर क्या हो जाएगा, मैक्रो। लेकिन एक गांव के बिहाफ पर आपका शहर क्या हो जाएगा, मैक्रो। उसी के बाद अगर हम बात करें तो एक शहर के बाद आपका जो एक स्टेट है वो यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्रो। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर हमारा मैक्रो इकोसिस्टम में क्या है और माइक्रो इकोसिस्टम क्या है। तो माइक्रो इकोसिस्टम में हमारा ये भी आ जाएगा, जैसे लिविंग बीइंग, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या होना चाहिए, आपका वहां पर है इंटरेक्शन होना चाहिए। समझ में आया? तो सारा का सारा क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। तो उसको बैलेंस करना जरूरी है या नहीं है? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंगल क्रॉप को मोनोक्रॉपिंग अगर करते रहे तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, आपका जो एनवायरमेंट है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा, स्पीसीज आपकी एक्सटेंशन होने लग जाएगी और उस समय हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम भी बोलते होते हैं लगातार कंटिन्यू, अभी आई थिंक सो एनवायरमेंट पॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं ना। एक रिसेंट आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने मतलब कोई मंत्री था, उन्होंने बोला था कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट, उसके अंदर एक दिन के अंदर पटाखे जलाने से कुछ नहीं होता है। जैसे फार्मर्स आपका लगातार कंटिन्यू आपका कर रहे हैं या फिर फैक्ट्रीज कर रही हैं। देखो यार, हर चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कोई ये बोल दे कि अकेला फार्मिंग से निकल रहा है तो अकेला फार्मिंग भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई बोल दे अकेला फैक्ट्री से निकल रहा है तो अकेला फैक्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमें हर रोज हर एक पर्सन को यहां पर क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। लेकिन हम हर रोज नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। यस और नो, है ना? डेफिनेटली हम, हमारी बात आती है तो हमारी शादी के ऊपर पटाखे बजने चाहिए, लेकिन जब किसी दूसरे की होती है तब पोल्यूशन हो रहा है। यस और नो, है ना? तो दोनों चीजों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक को अपना अपना मेंटेन रखना पड़ेगा। किसी दूसरे को बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, हमारा अपना अगर मेंटेन हो गया तो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, कई बार बोल देते हैं कि यार हम तो नहीं बजा रहे थे, हमारे मतलब जो जीजा जी थे और फूफा जी थे ना वो नाराज हो रहे थे, है ना? तो वो नाराज नहीं होने चाहिए। तो उनको नाराज अगर हो रहे हैं तो कहीं ले जाओ, ढंग से समझा दो बैठा कर। ठीक है, एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में तो बेटर रहेगा वो चीज। चलिए भाई, अब आपका सबसे बेस्ट क्या आता है कि हमारी जो लगातार कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोयला आपको पता है लगातार कंटिन्यू हमारा क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और अगर कोयले की बात करें तो उसके बिहाफ पर हमारी बिजली काफी, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका पीछे गर्मियों के अंदर आपने सुना होगा पंजाब के अंदर काफी टाइम तक एक ब्रेकडाउन रहा था लाइट का। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो अभी भी काफी जगह पर, अभी प्रेजेंट टाइम में सर्दियां हो चुकी है लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर आजकल ब्रेकडाउन लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि कोयले की खपत जो हो चुकी है वो ज्यादा हो चुकी है और उसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आपका सोलर जो आपका कहीं ना कहीं लाइट प्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यस और नो? यस, है ना? तो ये आपका यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बार एक मतलब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये चीज आप बोल देते हो लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे पॉसिबल है। देखो, आप एक बात बताइए कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में क्रॉप प्रोडक्शन हमारा, ठीक है, दिक्कत क्रिएट कर रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या वहां पर ये सोलर सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया तो क्या वर्क नहीं करेंगे क्या? डेफिनेटली ये चीज तो वर्क कर सकती है ना। तो गवर्नमेंट वहां पर क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर रही है? दूसरा, ये आपके उन एरियाज में क्यों, अब वहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि हर जगह पे क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड हो चुके हैं। यस और नो? और आजकल गवर्नमेंट एक चीज को प्रमोट भी कर रही है, क्या, कि ग्रिड,
ग्रिड, आपको पता है ग्रिड क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है कि आप अगर सोलर सिस्टम लगा लेते हो और आपकी लाइट अगर बच जाती है तो वो लाइट किसको मिल जाएगी? किसी और पर्सन को मिल जाएगी, और जितनी लाइट आपने दी है उस लाइट का आपको क्या मिलेगा? जो है बिल, जो आपने वहां पर आपका जो भी आएगा वो आपको मिलेगा, वो पैसा आपको मिलेगा, वो अमाउंट आपको मिलेगा। तो वो ग्रिड सिस्टम यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकता है, यस और नो? तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो ये आपका लैंड का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीजें कागजों में रह जाती है लेकिन आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका अगला पोर्शन क्या है? अगले पोर्शन की अगर इसमें आपका वेजिटेबल्स को ग्रो करवाया जा रहा है, कैसे? अब यहां पर एक वर्ड आता है परमाकल्चर, ठीक है, लिख लेना, ये काफी बार आ चुका है, परमाकल्चर। देखो, परमाकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वर्ड किससे बना हुआ है? पहला वर्ड है परमानेंट, कल्चर मतलब एग्रीकल्चर। तो मैंने अभी बताया था कि आप परमानेंट कहां पर लगातार कैसे रह सकते हो, ठीक है? तो जब परमाकल्चर की डेफिनेशन आए, अब बच्चे क्या करते हैं? परमाकल्चर की डेफिनेशन को रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो यार, परमानेंट एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल हो सकता है? जरा हाथ खड़े करना और बताना एक बार। परमानेंट एग्रीकल्चर आप कैसे, आप फील करते हो कि परमानेंट एग्रीकल्चर हो सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। एक दो तीन बस। पिछले आधे घंटे से मैं क्या कर रहा हूं? एक बस ऑनलाइन में, दो, तीन, हाँ भाई, ओके, और ओके, और ऑर्गेनिक को प्रमोट करके, ओके, और सस्टेनेबल यूज, ओके। प्रत्यूष, ऑनलाइन में प्रत्यूष, ओके। खुशबू, रेगुलरली कल्टीवेशन ऑन द सेम लैंड, ओके, ओके। गुरविंदर, ओके। पूजा धीमन, देखो डियर, जब भी हम बात करते हैं तो याद रखना परमानेंट एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है? पहला हो रहा है मोनोक्रॉपिंग, या आप सी बोलते हो सिंगल क्रॉपिंग। राइस जिस एरिया में ग्रो करवाया जा रहा है उसमें लगातार कंटिन्यू हम लोग राइस ही ग्रो करवा रहे हैं। जहाँ पे आपका लगातार राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है वहाँ पर राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम ही पैटर्न यूज किया जा रहा है। तो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम कहीं ना कहीं एक क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, हम जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक वर्ड यहां पर आता है कि जब इंटेग्रेटेडली इनको यूज किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं या कोई पर्सन आपको ये नहीं कह रहा है कि एकदम से इसको क्या कर दो, बंद कर दो। क्योंकि अगर एकदम से बंद कर दिया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आपकी जो देसी दवाई होती है, आप लोगों ने देसी मेडिसिन के नाम सुना होगा ना, जिसे आयुर्वेद बोलते हैं हम लोग। आयुर्वेद वर्क करती है बट इट विल टेक ए टाइम। उसी प्रकार से जो आपका अंग्रेजी जिसे हम मेडिसिन बोलते हैं, आपका इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर आके या फिर आपको कोई पैरासीटामोल टेबलेट दे देगा, वो हमारा क्या है, वो हमारा कौन सा इलाज है? जो इंग्लिश आपका बोल देते हैं ना, कि हम यहां पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में एलोपैथी की क्या बोलते हैं, एलोपैथी, एलोपैथी, चलो जो भी आपका बोलते हैं, मतलब सीधी सी बात है, अंग्रेजी दवाइयां।
है ना। अगर ये हम ले रहे हैं यहां पर, तो दूसरा यहां पर क्या होता है कि इसका डिपेंड आपका कब करता है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यहां पर जो है इलाज यूज किया है। लेकिन आपने सुना होगा कि अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं तो वो परमानेंट बीमारी को खत्म करता है, यस और नो। लेकिन अंग्रेजी मेडिसिन से आपका एक बार के लिए क्या हो जाता है, वो चीज प्रेस हो जाती है, दब जाती है। उसी प्रकार से आपका जब यहां पर फर्टिलाइजर, जो आपके सिंथेटिक फर्टिलाइजर अगर अप्लाई करोगे तो उससे एकदम से बूस्टअप तो हो जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन, लेकिन धीरे 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 जो आपकी क्रॉप है, और सॉरी सोयल है, वो उसको क्या कर लेगी, वो सहन, जैसे आपको पता है ना कि जैसे नशा करता है कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट, वो लगातार एक बार तो मतलब एक आदत उसको हो जाती है, मतलब एकदम से मजा, अरे आज तो शरीर टूटा ही नहीं, कल माड़ी होर नहीं, है ना, क्या होता है वो, मतलब आपका दूसरे दिन वो थोड़ा सा और ले लेता है, ठीक है। तो वो धीरे 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 उस मजे के चक्कर में क्या करता है, एक दिन वो उस कंडीशन में आ जाता है जहां पर वो क्या हो जाएगा, उसका आदी हो जाएगा, मतलब उसको एक डोज, उसको अमाउंट जो होगी वो डेफिनेटली उसको रिक्वायर्ड होगी, अगर वो नहीं दिया गया तो दूसरे दिन उसको क्या हो सकती है, उसकी तलब उठेगी और फिर वो कुछ भी कर सकता है। एक बार वो सुना था कि जैसे मान के चलिए आदत करते हैं, नशे की आदत करते हैं, तो एक कहानी है कि जिसके अंदर ना आपका एक शिप थी, पूरे का पूरा वो क्या कहते हैं बोट जो है ना, जिसके अंदर समुद्र में लेके जा रहे थे, तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन जो थी वो आपकी सिगरेट की आदी थी। तो क्या हुआ, विद इन 2 मंथ के अंदर पूरी की पूरी सिगरेट जो आपकी वहां पर पैकेट लेके गए थे वो खत्म हो गया, और तब जाके वहां पे लोगों ने क्या किया, उसमें से जो रस्सी थी ना, उस जो आपकी वहां पर लगी हुई थी, उन रस्सियों को काट कर और उनको पीना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके अलावा कोई वहां पर ऑप्शन नहीं था, तो उनको वहां पर पीना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो धीरे 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 इस प्रकार से क्या हुआ कि एक पर्सन जो इस कहानी से इंस्पायर हुआ, उसने सोचा कि एक दिन मैं एक काम करूंगा कि मैं डेफिनेटली इस चीज को ऑब्जर्व करूंगा, और मैं खुद जिस दिन ऐसा आदी हो जाऊंगा कि मुझे रस्सियां पीने की आदत पड़ जाए, है ना, तो उसी दिन मैं सिगरेट को हाथ लगाऊंगा। वो आपका आई थिंक सो 35 की एज में उसने ये काम किया था, और 35 के बाद टिल डेथ, आई थिंक सो 87 का होके मरा था, और टिल डेथ उसने 85 के अंदर आर्टिकल लिखा था कि 85 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, और आज तक मुझे ऐसी तलब कभी महसूस ही नहीं हुई। तो कहते हैं ना कि अब अगर हम छोड़ना भी चाहते हैं, ये एक देखो आपका लाइफ का भी एक कहीं ना कहीं शेड्यूल हम इसको बोल सकते हैं, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि सर पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर आपका कोई भी चीज की आदत लग चुकी है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसी चीजें है ना। तो उसमें देखो, अगर हमें छोड़ना चाहते हैं ना किसी चीज को, और वाकई में छोड़ना चाहते हैं, या फिर वाकई में किसी चीज के साथ हम लगाव करना चाहते हैं, तो दो चीजें होती है, आपका माइंड वहां पर वर्क करता है। अगर आप लोग चाहते हो तो डेफिनेटली वो मिलेगा, और नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली वो नहीं मिलेगा। दो चीजें होती है। बीच की जो बोलते हैं ना कि सर नहीं मैं 2 दिन पीता हूं फिर छोड़ देता हूं, तो वो लोग अपने आप के साथ कहीं ना कहीं अपना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ यार पीनी है सिगरेट तो ना, तो वो आप पियोगे डेफिनेटली। लेकिन अगर मन में ही नहीं है तो डेफिनेटली वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नशो छुड़ावे के अंदर तो नहीं है ये आपका, लेकिन डेफिनेटली एक एज ए टीचर की अगर हम बात करें तो वहां पे हक बनता है ये चीज, है ना। तो अगर कोई करता भी है तो डेफिनेटली एक लिमिट के अंदर उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल किया जा सकता है। कोई बोलता है कि सर मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, वो बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है अपने आप को और दूसरों को भी, ठीक है। धीरे धीरे छोड़ने वाली ऐसी कोई चीज नहीं होती है, या तो हाँ या ना, ठीक है। कोई ये बोल दे कि सोचेंगे तो वो गलत बात है। वापिस आइए, यहां पर क्या बोला, मोनोक्रॉपिंग, या फिर आपका यहां पर दूसरा क्या है, फर्टिलाइजर्स। ये हमारी सोइल को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपका जो बायोडायवर्सिटी है उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना है, और उसी की वजह से क्या कर सकते हैं हम, आने वाले टाइम के लिए परमानेंट एग्रीकल्चर जो है वो उसे पॉसिबल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, है ना। तो परमानेंट एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, और आपका जो फर्टिलाइजर्स है उनका जो है कंजप्शन क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेजर आपके जो फैक्टर हो सकते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो। या फिर एक आपका बेस्ट ऑप्शन यहां पर निकल के आता है जिसे आप बोलते हो इंटीग्रेटेड फार्मिंग। क्या बोलते हो आप जिसे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिसकी वजह से आप परमानेंट एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हो, एंश्योर कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फार्मिंग सिस्टम इकोलॉजी, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो यहां पर कुछ चीजों को डिनोट किया गया है। सबसे पहले है रूरल सोशियोलॉजी, दूसरा है इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन स्टडी, तीसरा है फार्म टेक्नोलॉजी, चौथा है फार्म प्रोडक्शन सिस्टम, एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सॉइल क्वालिटी, क्रॉप वीड इकोलॉजी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डियर कि जब हम सस्टेन करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि आपका फार्मिंग सिस्टम जो इकोलॉजी है उसको मेंटेन करें,
तो उसके अंदर किन किन चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा? सबसे पहले रूरल सोशियोलॉजी, जो आपका वहां का मेंटल बिहेवियर है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, खासकर जब आप लोग किसी भी एरिया के अंदर, आपने देखा होगा जैसे मान के चलिए किसी एरिया के अंदर राइस को ग्रो करवाना स्टार्ट किया और देखा कि यार राइस का प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा हो रहा है और उससे इनकम भी इंक्रीज हो रही है, अगले साल फार्मर क्या करते हैं, उसी क्रॉप को ग्रो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार आपने देखा भी होगा जैसे कॉटन प्रोडक्शन अगर बाई चांस, जैसे इस बार रेट बहुत ज्यादा है ना, तो मैं गारंटी देता हूं अगले साल अगर कॉटन की बुआई इंक्रीज ना हो जाए तो, ये रियलिटी है हमारी। क्यों? क्योंकि भेड़ चाल का नाम सुना है ना, तो हम वो काम करते हैं। तो रूरल सोशियोलॉजी को समझना सबसे पहले क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। दूसरा, इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन स्टडी, यानी कि अब कम्युनिकेशन का मतलब ये तो है नहीं कि यहां पर आपका मतलब कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, कुछ और बोलना पड़ेगा, मतलब जो फार्मर जिस चीज को समझना चाहता है, जैसे डेमोस्ट्रेशन, यहां पर आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं तो उन्होंने क्या देखा था, विजन 2020 देखा था, विजन 2020 है ना, उन्होंने देखा था। और विजन 2020 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने दो चीजें बोली थी कि सबसे पहले अगर हम लोग चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं मेनली उन्होंने दो सपने या दो विजन आप लोग बोल सकते हो कि 2020 तक हमें इस चीज को अचीव करना चाहिए, अगर हम लोग क्या चाहते हैं, एक वेल डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं। तो उन्होंने बोला था सबसे पहला कि सबसे पहले हमें जो रूरल पीपल है ना, जो गांवों के अंदर लोग रहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें जो है आपका प्रमोट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम एक डेवलप कंट्री के अंदर आ जाएं। दूसरा, अगर हम लोग चाहते हैं कि उनको डेवलप करना, तो डेफिनेटली हमें उनकी ही लैंग्वेज में उन्हें बताना पड़ेगा। अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि वहां पर हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, नो, ये इसके अकॉर्डिंग है कि फार्मर कभी भी आपका यहां पर ये नहीं कि आप जाके बोलोगे कि डेफिनेटली आप क्या करो, इसको अडॉप्ट कर लो और ये बहुत अच्छी चीज है, फार्मर कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा। फार्मर बोलेगा भाई डेमो है ना, दिखाओ तो सही, आप कैसे बोल रहे हो कि ये आपका पर्टिकुलरली वर्क करेगा। जैसे मान के चलिए आप लोग पेस्टिसाइड लेके बैठे हैं और आप जाके फार्मर को बोलोगे कि सर दिस इज वेरी गुड पेस्टिसाइड है ना, या फिर मान के चलिए बहुत बढ़िया है, आपका मतलब तबाही मचा देगा, वो बहुत अच्छे से सुनेगा आपकी बात को, लेकिन लास्ट में बोलेगा है ना थोड़ा सा दे जा फ्री, कल देख लेंगे, अगर काम कर गया तो तेरी दवाई ले लेंगे भाई, बोलता है नहीं बोलता है ना। तो आप इस चीज को समझिए, यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, डेमोस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि कम्युनिकेशन स्टडी का मतलब है कि फार्मर जिस लैंग्वेज को समझना चाहता है, डेमोस्ट्रेशन को समझना चाहता है, वो डेमोस्ट्रेशन उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए। और अगली चीज हमारी आती है इनोवेशन, यानी कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने क्या किया था, जीरो टिल ड्रिल को आपका कहीं ना कहीं फाइंड आउट किया है, हमने नहीं तो चलो किसी ने भी किया है ना किसने किया था जीरो टिलेज, जेथ्रो टूल क्या है, टिलेज फादर के टिलेज है, जीरो टिलेज बोल रहा हूं, इज ए ट्रिपलेट है ना। उन्होंने क्या किया था, कहां से है, यूएसए है ना, उन्होंने क्या किया था, इसको इनोवेट किया था। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो और भी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में पीयूयू ने आपका हैप्पी सीडर या फिर सुपर सीडर आपके है ना इनोवेट किए, या फिर जैसे मेज डिबलर आपका आया था पिछले 2019 के अंदर, तो वो आपकी क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आपकी आती जा रही है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोटावेटर अप्रोक्सीमेटली इसी सदी का कहीं ना कहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपका जो डायरेक्ट सीडिंग के लिए राइस का आपका मशीन आई है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइस ट्रांसप्लांटर है ना। तो ये क्या है, आपकी वो टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं इनोवेट होकर आपके फार्मर की मदद कर रही है। कैसे, फार्मर के लिए टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस थी उनको क्या कर दिया, टाइम को रिड्यूस कर दिया। दूसरा, टाइमली सोइंग पॉसिबल हो गया। आप लोगों को पता होगा पहले फार्मर जो थे वो हार्वेस्टिंग करने के बाद फील्ड में लगातार कंटिन्यू लगे रहते थे बहुत टाइम तक। आपकी क्रॉप को पहले काटते थे हाथ से काटने के बाद फिर उसको ड्राई करते थे, ड्राई करने के बाद फिर उसको या तो थ्रेसर में निकालते थे या अपने हाथों से ही उसको क्या करते थे, निकालने का काम करते थे। तो कंप्लीट प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ से ज्यादा ले जाता था। लेकिन अभी जो है हार्वेस्टिंग पूरी की पूरी कितने दिन में हो जाती है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हार्वेस्टिंग पॉसिबल हो जाती है, यस और नो, है ना। उसके बाद वो आपका ड्राई करता है और 4 से 5 दिन या हफ्ते के अंदर क्या करता है, उसको पूरा का पूरा निपटा देता है, यस और नो, है ना। तो ये चीज हमारी रहती है, लेकिन पहले महीनों तक ये प्रोसेस चलती रहती थी, जिसकी वजह से फार्मर टाइम पर सोइंग नहीं कर पाता था। लेकिन अभी क्या पॉसिबल हो गया,
टाइम पर सोइंग पॉसिबल हो गया, और दूसरा जितना टाइम लगता था उससे टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है ना। तो इसीलिए इस चीज की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फार्म टेक्नोलॉजी, तो सेम बात मैंने बता दी यहां पर। प्लांट प्रोडक्शन सिस्टम, देखो प्लांट प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या है कि पहले जो सिस्टम हम यूज कर रहे थे, जैसे आपका पहले नॉर्मली हम ट्रांसप्लांटिंग करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या आ गया, एसआरआई मेथड आ गया, आपका सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन आ गया, डायरेक्ट सीडिंग आ गया। तो ये नए इनोवेटेड मेथड है कि नहीं है, डेफिनेटली नए सिस्टम है, तो इनको फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा वाटर जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होता जा रहा है, वो हमें क्या करना है, वापिस से रेनोवेट करना है, उसको रिजुविनेट करना है। समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम, हम सब लोग जानते हैं कि एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर CH4 यानी कि मीथेन निकलती है, और मीथेन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द कार्बन इमिशन कह सकते हो, या फिर आपका दूसरा वर्ड आएगा ग्रीन हाउस गैस। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका है। अप्रोक्सीमेटली 74% कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, आपका एनिमल का वेस्ट कर रहा है। जो एग्रीकल्चर का टोटल आपका जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसमें 74% किसका कंट्रीब्यूशन है, एनिमल वेस्ट का है। आपने अगर अभी रिसेंट 2 दिन पहले बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक बिजनेस स्टडी के आपके जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक अभी आर्टिकल आया था, देखा था किसी ने? अरे महान आत्माओं, देख लिया करो, पढ़ लिया करो, मजाक नहीं कर रहा हूं यार। ये आर्टिकल आपकी, अब देखो ये तो है नहीं कि यार मेरे पास कोई स्पेशल देके जाते हैं, अरे सर कोचिंग करवा रहे हो अभी देखो आ जाओ आ जाओ देके जाता हूं आपको, कुछ नहीं करते हैं यार। और मैं आपके जैसा ही एक नॉर्मल इंसान मैं भी हूं, बस बात इतनी है कि मैं डेली जो दिन में दिमाग खराब करता हूं मोबाइल में, तो वो वहां करता हूं जहां पर मेरी नीड है। वही एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में है, वही वेबसाइट्स मेरे मोबाइल में ओपन रहती हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल अगर बच्चा भी देख लेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 99% मेरा पासवर्ड हर एक को पता होता है जो मेरे आसपास होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का पासवर्ड अगर कोई देख भी लेना तो मैं तो बोलता हूं धन धन है ना। आधा तो कईयों के तो लोक में भी लोक, फोल्डर में फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, फिर वहां पे लिखा होता स्टडीज। तो समझो अब ऐसे नहीं करना है। अब आपका टाइम आ चुका है जिसमें आपको मतलब कम से कम ये होना चाहिए कि इसके अंदर कहाँ क्या चीजें प्रेजेंट है ना। तो आप यार मतलब इन बातों को समझो। अब प्रेजेंट टाइम में समय ये है कि आपके पास समय नहीं है ना, और इस समय को यूटिलाइज अगर करना चाहते हो तो आपको सबसे बेस्ट यही करना पड़ेगा कि अभी जो है यूटिलाइज कर लो, मौका है यार, है ना, फिर वरना निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और मतलब कई लोग बोलते हैं कि यार मतलब सच में सर आप करते ही हो, टाइम पास ही कर रहे हो। देखो टाइम पास करने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है यार। आप कभी भी आना, कभी भी आते हो मोस्टली, ठीक है, मैं आपको वैसे ही मिलूंगा जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। या तो किताबें मिलेंगी, या कोई मतलब अगर टाइम पास 10 मिनट कर रहा हूँ तो कुछ चुटकुले वगैरह मतलब सुनने वाली अपने चलती रहती है ना। किसको लगा लिया, कपिल शर्मा को लगा लिया, सुनील ग्रोवर को लगा लिया, बस ये चल रहा है, ठीक है। एक आदि को स्टैंड अप कॉमेडी लगा ली, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। ये नहीं कि हम मतलब लगातार देखे जा रहे हैं, मूवीज देखने का मन हमारा भी करता है, हम भी इसी जनरेशन में से ये की है, ठीक है। बट एक चीज रिक्वायरमेंट है, वो क्या, कि अभी ग्रो अप करना है। डेफिनेटली अगर इस टाइम ग्रो अप कर गए, ये वो टाइम है जब एनर्जी आप पूरी आग लगा सकते हो। और आग ये नहीं कि मतलब लगा के तिल्ला लगे लगे पड़े हो, ले जी तेरे को लगा दूं। आग का मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अभी आपका जो जितना एनर्जी है इसको यूटिलाइज कर लो। वरना जब जिस दिन वो कहते हैं ना 3 स्टेज होती है हमारी, एक जब बचपन होता है, एक जब यंग होते हो, और एक तीसरा आपका होता है बुढ़ापा, है ना। जब बचपन होते हो तब हमारे पास क्या होता है, ना तो पैसा होता है और ना ही हमारे पास जो है एनर्जी। तो होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसा मतलब अप्रोक्सीमेटली एक में, और दूसरी बात हम कर नहीं सकते उन कामों को, है ना, वो समझ नहीं होती है, माइंड नहीं होता है। दूसरी बात यहां पर हमारे पास समझ भी आ जाती है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, पैसा, और टाइम नहीं होता है। पैसा आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तीसरी चीज यहां पर क्या होती है, अब एंजॉयमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं बची है, अब कर ही नहीं सकते हो। तो अगर एंजॉयमेंट यहां पर करना चाहते हो ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको कमाना पड़ेगा, यहां पर आपको पैसा भी लेके आना पड़ेगा। कुछ लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन अभी पैसा किस लोगों के पास नहीं है, जो बेरोजगार है। और इंडिया के अंदर 8 मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर बोल रहे हैं कि 60% अप्रोक्सीमेटली बढ़ गई है ना। तो अगर इसी हालात रही तो आने वाले टाइम में हमारे हालात बुरे होंगे, बद से बदतर होंगे। और कई बार हमने ये चीज भी देखो, ये कई बार क्या यार, ये चीज हमेशा होती है ना। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो इस बेरोजगारी बढ़ी है इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट से पहले तुम लोग हो। अब देखो मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ठीक है, बट रियलिटी ये है कि आप चाहे वोट डाल रहे हो उस समय आप अंधे हो,
दूसरी बात, आप लोग जब खुद मतलब काम नहीं कर रहे हो, अपने रूम में पड़े हो, उस समय भी आप खुद वेस्टेज कर रहे हो। तो दो तीन चीजें हैं यार, तो इनको हमें ही समझना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा डेफिनेटली। अब जैसे मान के चलिए, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सुबह 8 बजे 8:30 बजे नहीं उठता था, मतलब रात को लगातार अप्रोक्सीमेटली 4 बजे सोता था और 4:30 बजे, और सुबह अप्रोक्सीमेटली 9 9:30 इस टाइम के करीब में उठता हूँ, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ, कल तक यही हालात थे। कल सुबह अप्रोक्सीमेटली 9 9:30 बजे उठा हूँ, 10 बजे भी उठा हूँ शायद, आई थिंक सो। लेकिन आज क्या हुआ, 7 बजे उठना पड़ा। ठीक है, किस लिए? क्योंकि आपका चल जाएगा, आप क्लास में नहीं आए, आप लोग इतना ही बोलोगे सर पेट दर्द कर रहा था। भाई नहीं भी बोलोगे तो भी मैं क्या कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बारी गाली निकाली, हो गया काम। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आया ना, तो नोच डालोगे आप मुझे, है ना, कि सर पैसे दिए थे। सो आपको कोई मतलब नहीं है क्लास में आने के बाद आप पढ़े नहीं पढ़े, डजेंट मैटर। लेकिन आपको इससे मतलब है कि टीचर आज क्लास में क्यों नहीं आया, उसने हमारा पैसा बर्बाद कर दिया, उसने हमारा वेस्ट कर दिया। तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो डेफिनेटली हमें आना पड़ता है, वो काम हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो बट ये चीज जरूरी है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में, पिछले अगर हम बात करें तो देखो 6 मंथ के अंदर अगर हम बात करें तो 6 मंथ में आई थिंक सो मैं एक दिन के अंदर, हाँ एक दिन घर जाके आया हूं, पूरे 6 मंथ की बात कर रहा हूं मैं, पूरे 6 मंथ में। लेकिन वही बात है, आप लोगों को बोल दो कि अरे पापा का मन नहीं लगता, मम्मी का मन नहीं लगता, है ना, तो वो सब लगता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मजबूरी होती है तो आपको वहां पर रहना पड़ता है। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में ये चीजें चलती रहती है। तो ये समझ के चलिए कि जब तक आप लोग खुद डेडिकेट नहीं होगे, जब तक आप मजबूरियों को साइड में नहीं करोगे, तब तक यही हालात रहेंगे। एक चाय आती है ना, चाय सब लोग पीते हो अप्रोक्सीमेटली, नहीं पीते हो दूध पीते होंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चाय दूध कुछ भी पीते हो, उसके ऊपर मलाई आ जाती है तो क्या करते हो, चाय फेंक देते हो, ओ मलाई आ गई फेंक दो, है ना, बस ऐसा होता है। क्या करते हो, उसको साइड किया, तुरंत गायब। तो वही है यार, हमारे चैलेंज आ रहे हैं, चैलेंज को साइड करो, निकलो आगे। जब तक ये चीज नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम में रहोगे, मुश्किलों को साइड करते रहो और निकलते रहो, है ना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे हो यार मलाई लेके, मलाई यार उतार, होता है ऐसा, किसी दूसरे को बोलते हो कि ला यार उतारियो 1 मिनट, है ना। डेफिनेटली आपको ही उतारनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा उस मलाई को उतारने। तो वही बात यहाँ पे भी है, ये मलाई के जैसी ही है प्रॉब्लम, और जिंदगी हमारी चाय के जैसी है। ठीक है, तो इसका मजा ले लेकर चुस्कियां या तो लेते रहो या फिर मलाई के लिए रोते रहो। तो दोनों में से एक बात होने वाली है, चाय एकदम से फिर लास्ट में ठंडी हो जाएगी, और चाय जब ठंडी हो गई तो ना तो उसका स्वाद आता है ना कुछ और रहता है। फिर जब लाइए रहे, वो लात लाएंगे तुम्हारे लिए, जैसे तुम अब बोलते हो ना अपने पेरेंट्स को, सेम वही हालात तुम्हारे रहेंगे। जो तुम कमाओगे वही तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तुमने अर्न किया है वो प्रेजेंट टाइम में अर्न किया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। ठीक है, ये तब समझ में आएगी जब टाइम फिर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापिस आते हैं, सोइल की क्वालिटी हम लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं कि हमारी सोइल की क्वालिटी अगर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो है सोइल हेल्थ कार्ड या फिर आपका जो पेस्टिसाइड कंजप्शन, फर्टिलाइजर कंजप्शन, इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। और क्रॉप और वीड इकोलॉजी के अंदर क्या है कि क्रॉप के साथ जो वीड आपके हैं, क्रॉप के साथ है जो आपके वीड आते हैं उन्हें हमें या तो रिमूव करना है, लेकिन समटाइम्स वीड आपके बेनिफिशियल भी होते हैं। किस जगह पर बेनिफिशियल होते हैं, जहां पर जैसे राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं तो जहां पर आपका जो वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है तो उस एरिया में इरोजन को रोकने के लिए ये आपका बेस्ट तरीका है। और दूसरा सोइल मॉइस्चर को वहां पर लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए भी ये आपका एक बेस्ट तरीका है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो वीड की इंपॉर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा कि कहां वीड आपका वर्क कर रहा है। जैसे कुछ जगह पर, अब जैसे लेंटना कैमरा है, लेंटना कैमरा एक्चुअल में हमारे इंडिया में जब आया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो एज ए ये आपका फ्लावरिंग प्लांट आपका जो है कहीं ना कहीं ब्यूटीफाई करने के लिए इसको लाया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये एज ए वीड आपका हो गया। समझ में आया? तो जो चीजें होती है ना वो कुछ इसी प्रकार से हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है यहां पर कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका हमारे एग्रीकल्चर के अलावा एनवायरमेंट पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। तो आप सब लोग जानते हैं कि मास प्रोडक्शन एक बार कर लेंगे, प्रोडक्शन एक बार हायर हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यही तो बात है। उसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी आपका लॉस हो रहा है,
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो हम फॉरेस्ट्री आपका कहीं ना कहीं एरिया को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो आपके एनिमल्स हैं उनके एरिया को या फिर उनके जो आपका लिविंग एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और उनका एक्चुअल में हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप लोग रहते हो, है ना। अगर आपके घर को मैं खत्म करके आ जाऊंगा तो डेफिनेटली रात गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार से इनके एनिमल के लिए भी हमारा यहां पर क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से स्पीसीज जो होती हैं वो क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डेफिनेटली जानते हैं। वाटर, एयर और सॉइल पोल्यूट हो रही है, आप लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को। सैलिनाइजेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, कल ही हमने बात की थी कि जैसे आपका लगातार कंटिन्यू जो आपका ग्राउंड वाटर अगर सॉल्टी है वो हम निकालेंगे और उसको यूज करेंगे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए, तो जिस सॉइल के ऊपर जाएगा उस सॉइल को वो क्या कर देगा, सॉल्टी कर देगा। तो सैलिनाइजेशन प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, होगा। दूसरा, हमें याद होगा कि हमने यहां पर आपका इस प्रकार से लैंड था और उसके ऊपर यहां पर एक क्वेश्चन भी आई थी जो किसी ने पूछा था, परम ने पूछा था। उसने मतलब पूछा था कि सर यहां पर जो सैलिनाइजेशन प्रोसेस है या सैलिनिटी कंट्रोल कैसे हो रहा है, तो मैंने बोला था कि यहां पर अगर सोल्ट होगा तो वो बह के नीचे आ जाएगा उस स्लोप से, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, नीचे की सोइल आपकी पोल्यूट हो जाएगी, या फिर सॉरी पोल्यूट बोल रहा हूं, सैलिनाइड हो जाएगी, है ना, उसके अंदर सैलाइन कंटेंट आ जाएगा, तो वो सैलिनाइजेशन प्रोसेस है। उसके बाद हमारा है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि लगातार कंटिन्यू जिस एरिया में आपका रिवर अगर थी, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% आपकी जो रिवर्स हैं वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पहले जो आपकी कंप्लीट यानी कि जो रिवर हुआ करती थी, रेगुलर रिवर हुआ करती थी, वो अभी क्या हो चुकी है, इरेगुलर हो चुकी है, वो बरसाती नदी बन चुकी है, यानी कि जब बरसात आती है तभी वो आती है, अदरवाइज आती नहीं है। और कुछ तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यस और नो, है ना। तो आपका इन नदियों को, इन रिवर्स को हमें क्या करना है, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में मैंने बोला था सरस्वती नदी आपकी, है ना, तो उसके अंदर, और दूसरा जो घग्गर नदी जिसे हम बोलते हैं, यस और नो, है ना। तो घग्गर नदी की अगर हम बात करें, जिसे हम नाली भी बोलते हैं, ठीक है, तो घग्गर नदी आपकी जो है वो एक्चुअल में पहले उसके अंदर काफी अच्छा खासा पानी आया करता था, लेकिन अब तो तब पानी आता है जब बरसात आती है, यस और नो। लेकिन उसके अंदर पानी वो भी बहुत बहुत बेकार आता है, बहुत खराब आता है, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो सारा का सारा सिस्टम किसका है यहाँ पर, कहीं ना कहीं हमारा जो है इसी, और लगातार कंटिन्यू जो एरिया इसके कांटेक्ट में है वो क्या हो जाएंगे, डेजर्ट हो जाएंगे। डेजर्ट क्या होते हैं, वही तो होते हैं जहां पर कुछ वेजिटेशन नहीं होता, यस और नो। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन वाटर रिसोर्स एंड लैंड सब्सिस्टेंस, ये तो बात हम बात लगातार कर ही रहे हैं। ह्यूमन इंपैक्ट, देखो अगर लैंड का डिस्ट्रक्शन हुआ तो डेफिनेटली फार्म अगर नहीं ग्रो कर पाए तो आपको फूड नहीं मिल पाएगा, मोल न्यूट्रिशन आएगा, मोल न्यूट्रिशन आएगा, फूड की क्वालिटी भी डिक्रीज होगी, सब कुछ होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा सोइल के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर क्या होने वाला है, नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, यस और नो। ये कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक दिखाने के लिए एक इमेज है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम में हम क्या कर सकते हैं और कैसे किया जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो आपका ये एरिया है इसमें हमने क्या किया, आपका पानी को पूरा का पूरा चैनल क्रिएट कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो इसका एरिया है इसको ये क्या करता रहेगा, पानी प्रोवाइड करवाता रहेगा, सीपेज होती रहेगी इससे, यस और नो। दूसरी बात ये है कि जो आसपास में ट्री ग्रो करवाए गए हैं इनसे भी हमारा फायदा होगा। तीसरा, आपकी जब कहीं ना कहीं आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो उसकी वजह से जो आपका सोइल इरोजन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यस और नो। और तीसरी बात, यहां पर जो एक्स्ट्रा पानी आपका फील्ड में हो रहा है वो सारा का सारा यहां पर क्या हो जाएगा, वापिस चला जाएगा, और यहां से हम इसको किसी चैनल से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पानी वापिस वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, यस और नो। तो ये हमारे कई सिस्टम इसके अंदर किए जा सकते हैं। गोल्स क्या है, तो मेनली तीन आपके ऑब्जेक्टिव बोल दो, तीन आपके गोल बोल दो, ये होते हैं। पहला है इकोनॉमिक वायबिलिटी, दूसरा आपका है एनवायरमेंट फ्रेंडली, और तीसरा आपका यहां पर है सोशल एक्सेप्टेबल। देखो बाय चांस मान के चलिए आप कोई भी फंक्शन वर्क कर रहे हो, देखो तीन चीजें ये है आपकी। पहला हमारा क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर हम एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो हमारा क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग यहां पर आपका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं डेफिनेटली उससे हमें फायदा भी तो होना चाहिए यार। अगर हमें फायदा ही नहीं हुआ, हम प्रोडक्शन ही प्रॉपर नहीं कर पाए, तो आने वाली जो आपकी जनरेशंस हैं उनको हम खाना तो नहीं दे पाएंगे।
तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक वायबल होना चाहिए। तीसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी, यानी कि हमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए तो देखो एक बात बताता हूं, मान के चलिए एकदम से मैं बोल दूं कि आज से ही सारी जो लैंड है वो सारे के सारे क्या हो जाना चाहिए, आपका बैन हो जाना चाहिए, हर एक के अंदर आपका पेस्टिसाइड वगैरह सब कुछ, फर्टिलाइजर वगैरह बैन हो जाना चाहिए, सब कुछ बंद कर दो, ये कर दो वो कर दो। मान के चलिए जैसे आज पटाखा फैक्ट्री की मैं बात करता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात लेके चल रहा हूं, जो लोग उसके साथ में इंक्लूडेड है, क्या होगा, उन लोगों का सभी का घर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यस और नो? उनके जो आपका खाना उनको मिल रहा था, जो उनको फूड मिल रहा था, जिसके ऊपर सर्वाइवल था उनका, वो क्या हो जाएगा, एकदम से बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे धीरे, जैसे मान के चलिए कई बार बोलते हैं कि शराब बंद कर देनी चाहिए, शराब हम बंद कर देंगे, लेकिन जो शराब को बना रहे हैं उससे रिलेटेड कितने पर्सन वहां पर इन्वॉल्व होंगे, यस और नो? नहीं। देखो दो तीन चीजें हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम जो लोग यहां पर कंजप्शन कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो अगर उन लोगों ने रिड्यूस कर दिया तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जब उनसे कोई परचेजिंग करने वाला ही नहीं होगा, जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कौन करेगा, और सप्लाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली उनके जो आपके बिजनेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यस और नो? है ना? प्रेजेंट टाइम देखो, पहले क्या होता था, आपका दारू थी अकेली, लेकिन एल्कोहल, वही एल्कोहल आज प्रेजेंट टाइम में किसके लिए यूज हो रही है, हैंड सैनिटाइजर के लिए यूज हो रही है। यस और नो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो एल्कोहल प्रोडक्शन हो रहा है वो हमेशा बुरा है, वो हमारा क्या रहा था। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम मतलब पास्ट टाइम में अगर हम जाके बात करते हैं, पास्ट में भी क्या, थोड़ा पास्ट में चले जाओ आप, ठीक है, आपका जो फौजी थे या फिर कोई भी पर्सन जैसे ठंडे एरिया में रहता है, कूल एरिया में रहता है, वहां पर उनको ब्रांडी या फिर रम जो होती है वो दी जाती है, ठीक है। या फिर जो आपके ओल्ड पर्सन होते हैं, या फिर जैसे अगर हम बात करते हैं तो किसी को अगर बुखार होता, आपका खांसी होती है, अगर दिक्कत होती है, तो उस समय उनको क्या कर देते हैं, ब्रांडी या फिर रम जो होती है थोड़ी सी दी जाती है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, उसको धीरे 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 अपनी चॉइस के रूप में करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये क्या रहेगा, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? तो ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद ये आपका प्रॉपर्ली दिया गया है, इकोनॉमिकल साउंड वगैरह ना, सारा का सारा यहीं पर ये बताया गया है जो भी मैंने बताया था आपको। ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर हम ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या क्या करते थे। पहला है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो क्रॉप को रोटेशन करवाते थे पहले, यस और नो? क्रॉप बार बार रोटेट होती थी, डिपेंड करता था कि बारिश इस बार कितनी आएगी, उसी के बिहाफ पर हमने क्या कर दिया, क्रॉप को रोटेशन करवा दिया। नेचुरल फर्टिलाइजर आप लोग यूज करते थे, यस और नो? आप पहले मैन्योर वगैरह यूज करते थे ना डायरेक्टली। दूसरा, उसके बाद क्या करें, रेज्ड फील्ड होते थे, फील्ड आपके ऊपर होते थे, जिससे क्या होता था, पानी जो था वो सारा का सारा क्या होता था, बाहर निकल जाता था, जो एक्स्ट्रा वाटर था। उसके बाद है टेरेसेस। ये टेरेसेस तो चलो आज भी होते हैं और उन एरिया में होते हैं जहां पर आपका जो स्लोप ज्यादा है। इरिगेशन कैनाल्स, ये भी पहले से आपके क्रिएट होती जा रही है, लगातार चैनल आपके आ रहे हैं। स्वैम्प एंड लेक्स, पहले झील होती थी, तालाब होते थे, यस और नो? सिंचाई करने के लिए आप लोग अगर जाओगे या फिर गांव में किसी बुजुर्ग से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे। हरियाणा पंजाब में तो खासकर आप लोग उनसे पूछ सकते हो कि पहले क्या होता था, आपका यहां पर जो है तालाब होते थे, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, यस और नो? उसके बाद अगर हम बात करें तो होम गार्डन, आपका आजकल हम लोग नहीं करते हैं, आजकल बहुत रेयर चांस होते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे पहले घर के अंदर सारी सब्जियां जो थी वो खुद की होती थी। आज फार्मर के पास खुद की अपनी सब्जियां नहीं है, वो कितना भी कुछ करे वो मार्केट से परचेज ही करके लेके आता है। लेकिन कभी अपने पापा से या मम्मी से कभी किसी से पूछ के देखना, या दादा से खासकर पूछ के देखना, वो आपको बताएंगे वो कभी भी किसी भी सब्जी को परचेज नहीं करते थे मार्केट में से। 99% उनका घर का क्या होता था, खुद का प्रोडक्ट होता था खाने के लिए। चाहे क्या होता था, जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में एक बेस्ट एग्जांपल आपको बोलता हूं, आप लोगों ने क्या किया होगा, कभी एक काम करना, मैं जस्ट ना घर के अंदर आपका जो सब लोग मोठ जानते हो, मोठ जैसे हमारा बाजरा होता है वैसे ही मोठ होता है, ठीक है। तो मोठ की ना बढ़िया बनती है, कभी सभी लोगों ने देखा होगा, मोठ का ना एक बढ़िया बनती है, जिनको बाद में कंज्यूम किया था, सब्जी की फॉर्म में बना सकते हो आप लोग, है ना, उनको तल के भी आप लोग खा सकते हो। तो जस्ट वो क्या होती है, काफी मतलब एक टेस्टी या हेल्दी कह सकते हो आप लोग, उसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। मैं जस्ट क्या हुआ, मैंने सोचा यार ये तो हम लोग खाते हैं ना, मतलब लगातार कंटिन्यू 2-3 साल से जब भी आते थे तो वहां से लेके आते थे, है ना, घर से, कि इनको हम बनाएंगे, ठीक है, बड़े चाव से। तो मैंने सोचा इनको तो किसी को पता ही नहीं होगा,
जस्ट अभी में क्या हुआ था, आई थिंक सो एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले, यही किसी, आई थिंक सो ये जो आपका ये वाला मॉल है यहाँ पे, उसमें घूम रहा था, पता नहीं कौन से में, मैंने जस्ट देखा यार कि उसमें ना बिग बाजार वालों ने वो मोठ की बढ़िया रख रखी थी, और इतनी सी बढ़िया, पता है कितने रुपए की? 280 रुपए की, आई थिंक सो 200 ग्राम समथिंग थी। मैंने कहा है, मैंने कहा बिजनेस ठीक है ये तो, पहली बात तो सोच के देखो, 280 रुपए की वो बढ़िया है, ठीक है। जो घर के अंदर हमारे ना सबसे पहले अगर बन जाए ना, तो घर वाले गालियां निकालते 2-3 बार, तो अरे ये क्या बना लिया, मतलब हम नखरे करते 36 बार। और वो 280 रुपए की 200 ग्राम, यानी कि अगर 5 गुना करोगे तो कितने रुपए की, 1000 रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुकी है वो, 1400 रुपए के समथिंग, यानी कि 1300 समथिंग पहुंच चुकी है। तो आप सोच के देखिए यार हमारे हालात क्या है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपका यहां पर हम लोग उन चीजों को यूज नहीं करें जो हमारे घर में प्रोड्यूस हो रही है, उनको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कौन सा ट्रेंड है, यूरोपियन ट्रेंड, लेकिन वो लोग चाहते हैं हमारा ट्रेंड। मतलब यूरोपियन का मतलब ये नहीं कि यार यूएसए वगैरह, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाउमीन पे आ चुके हैं, और शहरों वाले क्या कर रहे हैं, उन बड़ियों की तरफ जा रहे हैं, वो हेल्दी डाइट ढूंढ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा चाउमीन खाना छोड़ दो, बट एक लिमिट तो हर चीज की होनी चाहिए, और हमें शर्माना नहीं चाहिए जब हम इन चीजों को खा रहे हैं। कई बार मतलब ये चीजें हमें, मतलब कोई देख लेना क्या खा रहे हो, छुपा लेते हैं हम जल्दी से, पता नहीं क्या, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई वो डाइट वो है जो तुम सबसे बेस्ट खा रहे हो, हमें छुपाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने आजकल ट्रेडिशन में क्या कर दिया कि हम लोग मतलब आने के टाइम पर जब घर में कोई आता है तो मैक्रोनी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, मैगी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ट्रेडिशन हमारा क्या था, खिचड़ी दलिया, यही तो था। आई थिंक सो, यस और नो। बट ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चरिस्ट, देन डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट चॉइस हमारी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि हम अपने घर के अंदर ट्रेंड खुद लेके आए। जब हम यंग जनरेशन इस चीज को अडॉप्ट करेंगे तो हमारे माँ बाप भी अडॉप्ट करेंगे डेफिनेटली, और हमारे बच्चे भी अडॉप्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ये चीज हमारे ऊपर पहले होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर बाद में होनी चाहिए। शर्म, इसमें कोई चीज शर्म नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें शर्म है। अगर हमारी हेल्दी डाइट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है तो हमें खाना चाहिए, ठीक है। चलिए वापिस आता हूं, तो ये हमारा क्या रहा यहां पर, नेक्स्ट है प्रेजेंट सस्टेनेबल फार्मिंग। तो प्रेजेंट टाइम में आप लोग क्या कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में डेफिनेटली आप सब लोग जानते हो सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे हो, बायो फर्टिलाइजर आपके आ चुके हैं, यस और नो, यस और नो। बायो पेस्टिसाइड आपके आ चुके हैं, बायो पेस्टिसाइड का एग्जांपल बताओ, है ये बायो पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड है ये। अरे बायो पेस्टिसाइड मतलब जिन लिविंग बींग को आप लोग यूज करते हो एज ए पेस्टिसाइड की फॉर्म में, तो आपका जो जायगोग्रामा जैसे बीटल है ना, तो उसको आप यूज करते हो किसके लिए, अरे बोल दो ना, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को खत्म करने के लिए, जो आपका वीड है, कांग्रेस ग्रास है, उसको खत्म करने के लिए जाइगोग्रामा बायोकोर्लाटा एक बीटल है जिसको यूज कर रहे हो। दूसरा, आपकी बहुत सारी फंगस जो यहां पर यूज की जाती है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, यूज नहीं करते हो क्या? तो फिर घबरा क्यों रहे हो, क्यों टेंशन में आ रहे हो? पता आपको है, लेकिन वही बात है ना कि ठीक है नींद में बैठे हैं, ठीक है। हाँ जी, कोलेगो ये रजिस्टर्ड हर्बिसाइड है, ये पेस्टिसाइड ही एक्चुअल में डेफिनेटली इसी का पार्ट आएगा। हाँ तो मैंने बोला ना, रजिस्टर्ड बायो हर्बिसाइड है ये भी इसी का पार्ट, यही तो मैं बोल रहा हूं कि रजिस्टर्ड बायो हर्बिसाइड। देखो इन्होंने क्वेश्चन बोला कि सर जो आपके 4 यहां पर रजिस्टर्ड हर्बिसाइड है, वैसे तो हम हर्बिसाइड को पढ़ेंगे जब वीड को पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन 4 आपके रजिस्टर्ड हर्बिसाइड है, कौन कौन से, कोलेगो, डिवाइन, बायपोलरिस और बायोलोफस है क्या, है ना। ये हमारे क्या है, 4 रजिस्टर्ड आपके बायो हर्बिसाइड है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस किस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तो ये इनके यूज भी आएंगे, इनके यूज भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, डोंट वरी, सारा कुछ करेंगे हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। बेनिफिट क्या है बता तो दिए सारे के सारे यार, है ना, क्यों मजे लेने इसके। द करंट प्रॉब्लम फेसिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, करंट क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो सबसे पहले जो फार्मिंग के अंदर जो अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उसको अडॉप्ट करने के लिए मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे मान के चलिए आप किसी फार्मर के पास जाओगे, उसके पास 1 एकड़ लैंड है, अब डेफिनेटली उसको क्या करना है, फैमिली की नीड पूरी करनी है,
तो यहां पर एक वर्ड आता है सबसे पहले, जब सस्टेनेबल फार्मिंग पढ़ते हैं ना, तो उसके इस टाइम पर यहां पर वर्ड आता है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, बस सबसिस्टेंस फार्मिंग यहीं पर खत्म हो जाएगा। जब एक आदमी, एक फार्मर अपनी जो घर की नीड है, अब पहले जो नीड होती थी रोटी कपड़ा और मकान होती थी, यही तो था, लेकिन अभी दो नीड और ऐड हो चुकी हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। क्या बोला मैंने यहां पर, दो नीड और ऐड हो चुकी हैं। पहले आपका क्या होता था, आपका रोटी कपड़ा और मकान, है ना, फिल्म देखी कि नहीं देखी, चलिए, तो उसमें क्या था आपका रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें ह्यूमन की नीड होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हेल्थ भी ऐड हो चुका है और एजुकेशन भी ऐड हो चुका है। तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जब एक फार्मर आपका जो कहीं ना कहीं फार्मिंग करता है, केवल वही नीड पूरी हो पाती है। तो जिसके पास 1 एकड़ लैंड होगा, 2 एकड़ लैंड होगा, डेफिनेटली उनका तो अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना भी मुश्किल है, यस और नो। तो यहां पर यही बात हमने जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जिन फार्मर के पास लैंड कम है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, वो लोग आपका जल्दी से क्या नहीं कर पाएंगे, फार्मिंग को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। कौन सी, सस्टेनेबल फार्मिंग, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमें 3 साल तक के लिए प्रोडक्शन को वेट करना पड़ेगा। और डेफिनेटली अगर वो 3 साल तक वेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, है ना, उनका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वहां पर एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जैसे मान के चलिए मेरे जैसे के पास अगर बाई चांस 5-10 एकड़ लैंड है, या फिर किसी के पास 20 एकड़ लैंड है, 50 एकड़ लैंड है, 100 एकड़ लैंड है, 1000 एकड़ लैंड है, तो आपको पता है कि कभी भी वो जो फार्मर है वो जल्दी से इन फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां से पैसा ज्यादा आ रहा है और यहां से पैसा कम आ रहा है। तो वो बोलेगा यार भाड़ में जाए दुनिया, है ना, मेरे को तो मेरा पैसा मिल रहा है ना। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर अंबानी को आज लोग आप बोलोगे तो वो बोलेगा पैसे से पैसा आ रहा है, मेरा घर चल रहा है, मुझे बाकियों का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया, तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन तरीके से सोचने लग गया। तो इसलिए हमारा यहां पर ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है सामने आ रही है। बाकी तो आपको पता है जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे आपका लगातार कंटिन्यू नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या फिर नया जो ट्रेंड आ रहा है, या फिर अगर हम बात करें जैसे प्रेजेंट टाइम में, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, जो हम सबसे बड़ी बात अगर लेके चलें तो एक आपका हरियाणा पंजाब का है ट्रेंड। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास जमीन की है ना, अगर जमीन है और उसमें आपका 2-3 एकड़ में आप लोग फार्मिंग भी कर रहे हो और अभी आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो अगर आपका रिश्ता अगर आ जाए ना तो वो टूट जाता है। ये रियलिटी है, ये ट्रेंड है आपका, यस और नो। क्यों, क्योंकि फार्मिंग कर रहा है, खेती में क्या बचता है। तो डेफिनेटली ये हमारी माइंड की जो सोच है ना वो क्या हो चुकी है, वहां पर रिड्यूस हो चुकी है। हम लोग उसको, और दूसरी बात, वो तो बाद की बात है जब टूटेगा, वो तो मजबूरी में हम करना स्टार्ट करते हैं खेती, अदरवाइज तो करते ही नहीं है। ठीक है, और वो करते हैं तब है जब मजबूरी होती है। अगर किसी को बोलेंगे ना तो हम पता नहीं क्या वर्ड बोलेंगे वहां पर, है ना, कि करते क्या है। डेफिनेटली उसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कब बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर प्रॉफिटेबल है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये, या फिर इसका अगर हम बात ना करें तो यहां पर ये हमें करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक ग्रुप जब तक नहीं बनेगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। और जब तक कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक यहां पर क्या नहीं हो सकता, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। तो फार्मर कम्युनिटी अभी तक जो पीछे है उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इनकी आपस में यूनिटी नहीं है। और ये लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम तक पर आपका कोई आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होता। किसी एक को मुआवजा मिल गया तो दूसरा बोलेगा इसको क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला, और इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। एक बोलता है मेरे को 30,000 मिला, एक बोला मेरे को 32,000 मिला है, ले इसको 32,000 कैसे मिल गया, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, किसी के घर में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, तो ये हमारी दिक्कत हो रही है। तो डेफिनेटली डियर वंस ये हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज अगर आपके गांव में अगर फील्ड में से सड़क निकल जाए ना, तो सड़क निकलने के बाद अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, वहां पर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाते हैं 1 एकड़ के। उस समय हम लोग खुश हो जाते हैं, क्या, ले भाई यदि चांदी लग गई, है ना, इसका तो हो गया मतलब कल्याण। ठीक है, तो वो 1 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। लेकिन वही एक बात सोच के देखना कि अगर 1 करोड़ रुपए आपने किस पे लगा दिए, कोठी पे, ठीक है, बहुत बड़ी डाल ली, अब उसमें खाओगे क्या, दीवारों को खाओगे क्या, है? आपको तो आने वाले टाइम में वहीं पर आना पड़ेगा ना, वही आपका एक पार्ट रहेगा ना। डेफिनेटली आपके जो आने वाले टाइम में हो सकता है बच्चे एक अच्छी एजुकेशन कर लें, हो सकता है आप उनको बाहर भेज दो, लेकिन अल्टीमेट नीड हमारी क्या है, अल्टीमेट नीड पैसा नहीं है, सबसे पहले हमारी लिविंग बीइंग है।
अगर आप देखोगे, मैं सही बताता हूं आपको, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं केरला के अंदर अभी भी, अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आई थिंक सो 3 या 4 में उनकी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, बायोग्राफी, क्या वो वीडियोस जो मतलब बनाते होते हैं, उसके अंदर मैं देख रहा था। तो 3 आपके पर्सन की मैंने अभी देखी है, इससे अभी रिसेंट में बात कर रहा हूं, उससे पहले तो काफी लोगों को देखा हुआ है। 3 लोगों ने क्या किया था, उन्होंने पीएचडी किया, सब कुछ किया, और वो भी उनमें से एक ने हार्वर्ड से किया हुआ था, एक आई थिंक सो कनाडा से वापस आया है, और एक हमारे इंडिया की ही किसी बड़ी कंपनी के अंदर सीईओ था। तीनों लोगों ने, और इनकी दोनों की वाइफ और हस्बैंड दोनों आपकी अच्छी खासी जॉब में थे, अच्छी खासी कंपनियों में थे, वहां से छोड़ के वो लोग केरला के अंदर प्रेजेंट टाइम में एक लोकल हाउस बना के बैठे हैं। और उन घर के अंदर अगर आप लोग देख लोगे ना यार, उनका बायो एनर्जी का जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, पूरी लाइट उनकी खुद की घर की है, ठीक है, कहीं किसी से बाहर नहीं लेते। आपका पूरा का पूरा गैस का सिस्टम उनका घर का है, 1% भी बाहर से नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा फ्रूट सिस्टम, वेजिटेबल सिस्टम उनका घर का है। और एक लिविंग स्टैंडर्ड अगर उनका देख लोगे ना घर का, वो भी बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है। एक मतलब इस प्रकार के घर के पूरा ग्रीन हाउस है उनका। तो मतलब ये समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो है कौन यार? वो है तो हम में से एक ना, है ना? तो डेफिनेटली हमारा पैसा जब आ जाता है तो हम लोग बड़ी ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली यूटिलाइज भी हमें किसके लिए करना चाहिए, क्योंकि यार आने वाला टाइम क्या है वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। हमने हर चीज को उधार लिया हुआ है हमारे बच्चों से, और हमें ये एनवायरमेंट वापस उन्हें देना पड़ेगा अगर हम लोग सही एनवायरमेंट में उनको देखना चाहते हैं तो। समझ में आया? चलिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, हमारी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल वे क्या है, तो वही बात है, ग्राउंड को बर्न, आपका जो है बर्निंग मत करें, या फिर आपका क्रॉप रोटेशन प्रॉपर टाइम पर करें। हैवी फीडर के बाद हमें लाइट फीडर को ग्रो करवाना चाहिए, यस और नो? और लाइट फीडर के बाद आप हैवी फीडर को दे सकते हो, या फिर न्यूट्रिएंट गिवर को दे सकते हो, यस और नो? यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप को हमें रेगुलरली ग्रो करवाना पड़ेगा, इंटरक्रॉपिंग करना पड़ेगा, तभी ये चीजें क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लांटिंग ट्री, कंपोस्टिंग, मल्चिंग, सेलेक्टिंग ऑफ सीड, प्लांटिंग मटेरियल, डिग द सॉइल वेल, इंप्रूव यूज ऑफ फैलो टाइम, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसमें हम इन चीजों को मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और प्लांटेशन आपको बताया है, एग्रीकल्चर बोल चुका हूं, अभी अभी बात हमारी हुई है। बेनिफिट क्या होंगे? डेफिनेटली इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये हो जाता है कि जैसे मान के चलिए किसी के पास अगर बिल्कुल भी आपका कोई बिजनेस नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली उसको क्या मिल गया? बिजनेस, एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया, वो बेरोजगार नहीं है। दूसरा, सोशल एक्टिविटी में इंक्लूड रहेगा। अगर बाई चांस मेरे पास इंप्लीमेंट नहीं है और मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो मुझे इंप्लीमेंट तो किसी से लेना ही पड़ेंगे ना, और लेने पड़ेंगे तो मुझे किसी से मदद भी मांगनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस समय क्या होता है, वो सोशल एक्टिविटीज में इंक्लूड होने के काम रहते हैं। और नेक्स्ट आपका है ट्रेडिशनल नॉलेज, क्योंकि अब 1 एकड़ जमीन होगी तो डेफिनेटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो अपना नहीं सकता, वो किसकी तरफ जाएगा? ट्रेडिशन सिस्टम की तरफ जाएगा। लैंड का यूटिलाइज होगा, कैश और एनर्जी का क्या होगा? इनपुट भी होगा। अभी चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस ये आए हैं कि हम लोगों ने मोनोक्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो अभी मैंने बताया था वही बात यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा? सबसिस्टेंस और सस्टेनेबल फार्मिंग रहा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है। चेंज क्रॉप ग्रोन में क्या हुआ है आप सब लोग जानते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या सिस्टम रहा है ना। तो ये सारी चीजें वो थी जो हमें डिस्कशन करनी थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। और देखो डियर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने डिस्कशन करते टाइम काफी उन चीजों को भी जानने की कोशिश की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये नीड भी है यार, आज प्रेजेंट टाइम में ये हमारी नीड है। अगर इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा हमारे लिए नहीं आएगा। इस अर्थ के ऊपर हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे अंदर 1 दिन 2 दिन जुनून आता है जो हम किसी को सुन लेते हैं, कोई बात आती है तो डेफिनेटली हम लग जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आप जो ऑफलाइन वाले हैं ये तो देख ही पाते हैं, है ना, इन लोगों ने देखे हुए हैं। अब जो गमले रखे हुए हैं ना, तो अब मुझे क्या नीड थी यार, यहाँ पर गमले रखने की मुझे कोई नीड तो नहीं थी, नहीं रखता तो काम चल जाता मेरा। लेकिन सबसे पहले जैसे ही एक कंडीशन ऐसी आई कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ, अगर एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारी होनी चाहिए। रूम पर जाकर देख लेना, अभी मैंने वहां पर पूरा का पूरा जो होता है ना वेजिटेबल के लिए उनको वो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है, अब इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चीज है, किसकी नीड है? वो हमारी है। तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, उससे पहले खुद भी करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि हाँ यार ये चीज करनी चाहिए और मैं खुद मतलब मजे ले रहा हूं अपनी जिंदगी के, तो वो गलत बात है। लेकिन पहले अगर आप अडॉप्ट कर लोगे फिर दूसरे को बोलना सीखो। कई बार क्या होता है, हम ज्ञान बांटने चले जाते हैं, समझ में आया? तो ज्ञान बांटने से पहले हमें ज्ञान को खुद को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को दे सकते हो,
ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि प्लांट पौधे लगा दिए एक बार हो रहा है टाइम पास, नो। इन पौधों के अंदर रेगुलरली अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो उसको भी हम चेंज करते हैं लगातार, ठीक है। उसमें कहीं पौधा अगर खराब हो गया तो उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि एक तो दो तीन चीजें होती है। एक तो नॉलेज मिल रहा है सबसे बड़ा, दूसरा प्लांट आपका यहाँ पर लगा हुआ है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है, एनवायरमेंट आपका है। हाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन 1% कंट्रीब्यूशन तो है ना यहाँ पर। पौधा तो ऑक्सीजन तो छोड़ेगा छोड़ेगा ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। दूसरा ग्रीनरी आपके पास है, तीसरा ब्यूटिफिकेशन है। तीन चीजें यहाँ पर, चार चीजें आपके सामने आई है, ठीक है। अगर घर में लगा रहे हो, वहां पर प्लांट आपका लगा रहे हो, तो डेफिनेटली क्या है, चाहे आप कुछ भी ले रहे हो, वहां से एक पालक ही ले रहे हो और 2 दिन के लिए ले रहे हो, तो आपको महीने के अंदर 2 दिन तो आपका ऑर्गेनिक खाना मिला कि नहीं मिला, बिना पेस्टिसाइड का मिला कि नहीं मिला। कुछ भी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ मत डालो। और नॉर्मली आपके घर के अंदर जो चाय पत्ती आप बनाते हो ना, वही उसके अंदर डाल दो। जो आपका प्लांट का रेजिड्यू है वो कचरा ही तो है, आप फेंकते ही तो हो, वो उसमें डाल दो। और जाके देख लो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इस बात में कोई झूठलाई नहीं है, ठीक है। लेकिन एडॉप्ट करना आपको पड़ेगा, तभी कर पाओगे जब आप लोग खुद करोगे। दूसरे को शिक्षा नसीहत तभी दे पाओगे जब खुद करोगे, वरना आके अगला पूछेगा तू कहां है, तू कर क्या रहा है, पहले ये बता। समझ में आया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसको अडॉप्ट करो। तो अडॉप्ट करने से पहले उसको खुद, मतलब सॉरी, बताने से पहले खुद अडॉप्ट करो उसको, किसी को बताने से पहले, वरना आगे वाला आपको पकड़ ही लेगा। और एज ए एग्रीकल्चरिस्ट आपका सबसे पहला रोल है, किसी दूसरे का नहीं है, ठीक है। चाहे मोदी करे ना करे, मोदी जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमसे मतलब है, ठीक है। जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ऑनलाइन वाले, सुन लो, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं अगले वाला, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ आप, ठीक है। वो मतलब होता है कई बार कि हाँ चलो ठीक है टाइम पास हो रहा है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारे नीड होती है हमारी, और हमें समझना पड़ेगा। और डोंट, मतलब ये चीज मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या समझते हो, होता भी है कई बार, है ना। आप में से जब केवल 2% लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से जाने के बाद, है ना, बड़ा ज्ञान आ रहा है ना, मतलब और कोई काम नहीं है, खुद को काम नहीं है, खुद को मतलब बातें आ रही है। लेकिन बातें तभी आती है जब आप में से ही उठ के यहाँ पे आए थे। पहले दिन भी बात ऐसी नहीं है कि एकदम से आ गई थी, और जब धीरे 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 आप में से ही एक था, कोई ये नहीं कि मतलब नई, मतलब निकाल के लेके आया था कि हाँ हो गया ऐसा एकदम से, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई सिस्टम था, कोई टाइम था जब हमें, मतलब घर वालों को छोड़ो, पता नहीं किस किस से क्या क्या मांगना पड़ता था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 5 से 7 लाख का खुद का बैलेंस होता है, ठीक है, ये रियलिटी है। लेकिन ये बात तभी बोली जा सकती है जब आपके पास कुछ होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग खुद, मतलब किसी को बोलने के लायक नहीं रहोगे, और लोग छोड़ेंगे भी नहीं आपको बोलने के लिए, मैं पहले ही बोलता हूं। लेकिन हमें इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में आप अगर लगाओगे नहीं किसी चीज को, अगर आप कहीं भी इनपुट नहीं डालोगे तो डेफिनेटली आउटपुट नहीं आने वाली है। तो इनपुट आपको ही डालनी पड़ेगी, ठीक है। इनिशियल के अंदर जब मैं यहां पे आया था ना, इनिशियल में जब मैंने कुछ किया था, तो उस समय ये मान के चलो कि फर्स्ट ईयर में ही 20+ लाख मैंने लगा दिए थे। ये वो लोग जानते हैं जो यहां पर थे, उनको अच्छे से पता है कि कहां कहां लगा था। हाँ दिखा नहीं सकते हम उन चीजों को, जब एप्लीकेशन वगैरह बोलेंगे, हम वर्ड बोलेंगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, किसी को समझाना बहुत डिफिकल्ट है कि कहां लगाए होंगे यार, टाइम पास कर रहा है, दुकान खोली होगी, चल गया होगा काम। लेकिन याद रखना, आप जब किसी भी मार्केट जब बनी होती है और उस समय उसके अंदर बीच में आके कभी कुछ क्रिएट करोगे ना, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। आज भी हमेशा दिक्कत आती है, ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। और 2 साल के अंदर कोरोना ने क्या किया था सभी को पता है, सभी जानते हो ना अच्छे से। लेकिन फिर वही बात है कि अगर सस्टेन रहना है तो आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म तक अगर चलना है तो आपको हर चीज के अंदर अपनी सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप अपनी वैल्यू को मत गिराओ, वैल्यू को भी गिराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करो। आप ऐसा मार्केट के अंदर एक ऐसी अलग चीज लेके आओ जिसकी वजह से आप लोगों को मतलब पहचान नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये चीज नीड है, और जब तक इस चीज को, नीड को नहीं समझोगे तब तक, देखो यार सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज को बेचने जा रहे हो और वो पब्लिक की डिमांड ही नहीं है, तो क्या पब्लिक ले पाएगी उसको? नो। तो सबसे पहले पब्लिक की डिमांड को तो समझो ना आप लोग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी डिमांड को देखते हैं, है ना। मेरा पेट भर जाए, मेरे पास करोड़ बन जाए आज ही, भाड़ में जाए जिसको मैं दे रहा हूं, वो जहर भी दे दिया ना तो वो निगल ले, बस मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कल मर जाए चाहे, आज आज जिंदा रहे जब तक मैं हूं यहां पे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो प्रिसीजन फार्मिंग,
देखो डियर, प्रिसीजन फार्मिंग कुछ नहीं है, जस्ट एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि इसको दूसरा नाम हम देते हैं लैंड स्पेसिफिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं? लैंड स्पेसिफिक फार्मिंग या लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। ठीक है, ये कई वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, लैंड स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक, आपका साइट स्पेसिफिक, कोई भी वर्ड अगर आप यूज करोगे तो सारा यहां पर क्या बैठेगा? स्टिक बैठेगा। तो इनमें से कई वर्ड कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि इस फार्मिंग का नाम क्या है, या ये वर्ड अगर आ जाए कहीं ना कहीं तो वहां पर फार्मिंग का टाइप कौन सा है, तो वो प्रिसीजन फार्मिंग होगा। समझ में आया? चलिए, अब यहां पर क्या है, ये आपका ना एफसीआई एजीएम का जो एग्जाम हुआ था, एफसीआई एजीएम का नाम सुना है? रिसेंट में अभी एग्जाम हुआ था, है ना, जो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। अब कई लोग बोलेंगे ले सर एफसीआई से हमारा क्या ताल्लुका है? देखो भाई, एफसीआई एजीएम की पोस्ट बंदर की पोस्ट नहीं है कि जाके बैठ गया कूद के, है ना, वो आपके एडीओ से भी काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। ठीक है, तो एफसीआई एजीएम के अंदर, उसके अंदर सैलरी जाते ही 1,20,000 है। समझ में आ गया? तो एडीओ से तो दुगनी हो गई पोस्ट का लेवल ही, पैसे के अकॉर्डिंग देख लें तुम, और रुतबा तो हम पैसे के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, बाकी तो स्थिति कराओ चाहे कोई भी हो, है ना। तो यहां पर ये चीज समझ लेना, उस पोस्ट के अंदर अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है और बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं, अगर किसी को क्वेश्चन देखने हैं ना वो, तो एफसीआई एजीएम के नाम से मैंने उनका पेपर पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। हाँ, एक ये बड़ा काम हो गया, आप उसके क्वेश्चन निकाल लेना। ठीक है, अगर टाइम मिले, समय मिल जाए, कभी फुर्सत हो जाए, कभी किसी कॉर्नर में खड़े होने से बात मतलब मिल जाए, जल्दी फोन छूट जाए जिस दिन, तो निकाल लेना 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जो भी आपके हैं, 50 क्वेश्चन, है ना, टाइम मिलने के बाद। ठीक है, चलिए, तो प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? मैंने ये बोला, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग को आप लोग क्या बोलते हो? प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्यों, रीजन क्या है कि साइट स्पेसिफिक बोलेंगे? देखो, इसमें कोई ज्यादा बड़ा हुआ हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम 4-5 बातें जानेंगे और पूरा फार्मिंग हमारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे मान के चलिए आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं फील्ड के अंदर, तो हम किसके बिहाफ पर सबसे बेस्ट, जो हमारा कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात करें तो उसमें हमारा एक ही नाम आता है, और वो हमारा नाम क्या आता है? सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या वर्ड आता है आपका? सॉइल हेल्थ कार्ड। देखो डियर, सॉइल हेल्थ कार्ड आपका जब भी हम लोग कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या रहता है कि आपका जो है, इसके अंदर हम आपके 12 जो 12 पैरामीटर होते हैं उनकी जांच करते हैं। ठीक है, 12 पैरामीटर की जांच करने के बाद क्या आता है कि हमारे सामने जो न्यूट्रिएंट उनकी रिकमेंडेशन आती है वो हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमने कभी भी देखा है कि ये सैंपल कितने एरिया से लिया जाता है? तो सोइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन है कि जो आपका इरिगेटेड एरिया है वहां पर 2.5 हेक्टेयर से क्या होना चाहिए? एक सैंपल होना चाहिए। और दूसरा जो आपका ड्राईलैंड एरिया है वहां से आपका जो है 10 हेक्टेयर से एक सैंपल होना चाहिए। तो इसका मतलब है 2.5 हेक्टेयर से एक ही सैंपल लिया जाएगा। इसका मतलब क्या, हमें पर्टिकुलर जो आपका एक लैंड है उसके अंदर अगर हम प्लॉट में डिवाइड कर दें उसको स्मॉल स्मॉल, तो क्या हम उसके एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट स्टेटस को जान पाएंगे? नो। तो हमारा यहां पर ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से बहुत ब्रॉड लेवल पर हमें न्यूट्रिएंट की जानकारी मिल रही है, लेकिन लोकेशन स्पेसिफिक हमें अभी भी नहीं मिल रही है। तो डियर वन, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा यहां पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जितनी नीड है और पर्टिकुलर एक लैंड को रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर एक लोकेशन को रिक्वायरमेंट है, उसके बिहाफ पर ही क्या करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, जब भी हम बात करेंगे इसमें तो आपका दूसरी चीज यहां पर आती है, जैसे मान के चलिए आपका एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो? आपका वाटर प्रोवाइड करवा रहे हो। तो वाटर प्रोवाइड करवा रहे हो तो डेफिनेटली हमारा यहां पर क्या है, अगर हम डायरेक्टली फ्लड इरिगेशन करेंगे तो वाटर का आपका क्या हो रहा है? बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने यहां पर यूटिलाइज कर लिया किसको? ड्रिप को, तो क्या हो गया? वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और पानी की सेविंग भी हो गई, तो हमारा रिसोर्स प्रोटेक्ट हो गया। तीसरा, पहले आप लोग क्या कर रहे थे? हार्वेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन हार्वेस्टिंग करते ही क्या हुआ? डेफिनेटली पूरा का पूरा जो ग्रेन था वो आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा तो आप लोग क्या करोगे? आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी आपकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप स्टोरेज कर सको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज हाउस प्रॉपर्ली लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके पास मान के चलिए 15 एकड़ लैंड है और आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग जॉब करते हो, ठीक है, कल को एडीओ लग जाते हो और 15 एकड़ आपके पास क्या है? लैंड है। तो डेफिनेटली क्या है कि आपकी लेबर क्या प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगी कभी फील्ड में? नो।
तो उस समय आपको क्या करना है, फील्ड को ऑब्जर्व करना है। तो फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। या फिर हम मान के चलिए लैंड के अंदर फार्मिंग में इंक्लूड भी है, लेकिन हमारे पास लैंड है आपका 20 एकड़। लेकिन एक बात बताइए, क्या 20 एकड़ लैंड को आपका जब आप संभाल रहे हो तो क्या सारे लैंड को खुद ऑब्जर्व कर सकते हो? नो। उस समय आपको कहीं ना कहीं किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मशीनरीज की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और आपको खुद को कोई काम भी हो सकता है। तो उस समय लैंड के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आना पड़ेगा। तो इनको टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज के जो नाम है वो क्या है, जीपीएस, जीआईएस, वीआरटी और रिमोट सेंसिंग। ये हमारी नई टेक्नोलॉजीज के नाम है। उनमें से सबसे अब देखो, इसके साथ अगर जीपीएस की बात करते हैं तो फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कई बार पूछते होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द प्रिसीजन फार्मिंग। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द प्रिसीजन फार्मिंग, मेन कंपोनेंट है। इसके साथ अगर आप बात करोगे तो ड्रिप, आपका इरिगेशन, जो भी आपके रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज रहेंगी वो सारी की सारी इसके अंदर क्या रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सारी की सारी इसके अंदर क्या रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। समझ में आ गया? सर्ज इरिगेशन भी इसी का हमारा क्या है, पार्ट है। समझ में आया? याद है मैंने एक दिन सर्ज इरिगेशन जब बता रहा था तो आपको बताया था इस चीज के बारे में। तो ये हमारा क्या है, उसी का पार्ट है। देखो जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब आप लोग आज अगर जीपीएस को यूज कर रहे हो, मान के चलिए आपने क्या किया, एग्रीमेंटर्स को सर्च किया, तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि ये यार मोहाली के अंदर कहीं ना कहीं शिवालिक सिटी के अंदर क्या है, लोकेटेड है। समझ में आया? तो वो हमारा क्या होगा, पोजीशन पता लग गई। अब आपने देखा होगा उसके साइड में इंफॉर्मेशन दी रहती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एग्रीमेंटर जो है आपका आईबीपीएस एएफओ के लिए, नाबार्ड के लिए, एडीओ के लिए कोचिंग दे रहा है ना। तो वो हमारी क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। तो यहां पर इस चीज को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी हमें क्या मिल गई, मिल गई। और तीसरी बात हमारी आती है रिमोट सेंसिंग। इसको हम बाद में देखते हैं। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, आपने, अब देखो ये चीज अलग हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन वैसे क्या होता है, जैसे आपके जो फौजी होते हैं वो किसी भी दूसरी कंट्री में जाते नहीं है, है ना, लेकिन जो उनके आसपास का जो बॉर्डर एरिया होता है, और हर जगह फौजी पहुंच भी नहीं सकते हैं। कुछ बॉर्डर एरिया ऐसा होता है जो आपका दोनों तरफ से क्या होता है, मतलब आपका सील्ड होता है कि इस एरिया में कोई नहीं जा सकता है। लेकिन उस एरिया में अगर आपके दुश्मन की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दूर बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहले तो क्या होता था, आपके बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वो बने होते थे, जैसे मतलब ना उनको बना लिया जाता था और उसके ऊपर बैठ के देखते थे कि कहीं से तो कोई आ तो नहीं रहा, है ना। लेकिन आज हमारे पास क्या आ चुकी है, रिमोट सेंसिंग। आपके पास रिमोट है, आप दूर से ही क्या करते हो, टीवी को बंद कर देते हो, टीवी को ऑन कर देते हो। उसी प्रकार से आपका दूर से बैठकर ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी कि आपके लैंड के अंदर ट्रैक्टर कहां चल रहा है, ठीक है, आपके लैंड के अंदर ट्रैक्टर के द्वारा कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है, आपका अभी मोल्ड बोर्ड फ्लो वर्क कर रहा है, आपका यहां पर जो है इतना वर्क फील्ड आपका हो चुका है, उसके बाद जो है आपके फील्ड के अंदर इतना वर्क हुआ और इतना जो है एरिया कवर कर दिया गया, आज सोइंग इतने एरिया में हुई, है ना। उसके साथ हमारा क्या होता है कि वहां पर रिमोट सेंसिंग, यानी कि आप घर बैठ के भी इस चीज को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। और दूसरा, अगर आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप लोग यूज करते हो तो डेफिनेटली ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या वर्क करती है कि आपका प्रॉपरली ऊपर से कैमरास वगैरह लगे होते हैं और वो आपका ऑब्जर्व करती हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पर्टिकुलर पर प्लांट की ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारा ईटीएल लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ईटीएल लेवल में हम लोग क्या करते हैं कि आपके प्लांट के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट अटैक कर दे तो वो हमें पता लग जाता है, और सॉरी एक लेवल ऐसा आ जाता है जिसमें हमारे क्या होता है कि हमें स्प्रे अप्लाई करना पड़ता है, पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे थे, पहले नॉर्मल अपने अंदाजे से क्या कर रहे थे, आपका पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अभी हमें क्या होगा, पर्टिकुलर उस प्लांट के ऊपर कितने इंसेक्ट अवेलेबल हैं, पर लीफ पर कितने हैं। तो कई बार बोलते हैं ना कि पर लीफ पे अगर 4 व्हाइट फ्लाई है, इसका मतलब क्या है, ईटीएल लेवल है ना। 4 to 5 व्हाइट फ्लाई जो आती है आपकी क्या होती है, ईटीएल लेवल होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हो सकता है, इनकी मदद से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है वीआरटी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। इसका नाम क्या है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। इसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएशन, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। देखो डियर क्या होता है, जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएशन की बात करते हैं, तो आपके फील्ड के अंदर
जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आपके फील्ड को हम क्या करेंगे, प्लॉट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, प्लॉट में डिवाइड कर देंगे, और उस प्लॉट को पर्टिकुलर आपका क्या किया जाएगा, स्मॉल प्लॉट में डिवाइड कर दिया जाएगा, और उस प्लॉट के अंदर पर्टिकुलरली देखा जाएगा कि किस प्लॉट में कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है यहां पर 1 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट हो, यहां पर 2 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट हो, यहां पर हाफ केजी की रिक्वायरमेंट हो, यहां पर हाफ केजी की रिक्वायरमेंट हो। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उस प्लॉट में, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका स्प्रे या फिर जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो किया जाएगा उस लैंड के ऊपर पर्टिकुलरली। जिससे क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज हो रहा था इनपुट का, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उससे हमारे जो आपकी सोयल की जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें हमारी क्या मिलेगी, इसमें हेल्प मिलेगी। और ये हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, कि हमें किस रेट पे पर्टिकुलर किस वेरिएबल को अप्लाई करना है। ठीक है, आपका फास्फोरस है, पोटाश है, तो इनको किस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, इसके अंदर आपका मेन पार्ट रहता है। ठीक है, चलिए, तो प्रिसिजन फार्मिंग के अंदर ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। जस्ट एक आपका रफ फिगर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवरव्यू, ये जस्ट नॉर्मल सी बातें हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हम इनपुट्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी क्या है, नीड है, पूरी हम जान चुके हैं, बस हमें क्या करना है, अब इनको देखना है। तो सबसे पहले तो ये चीजें आपकी दी गई है कि इसकी वजह से क्या पॉसिबल हो सकता है, कि जो हमारा लैंड प्रोडक्शन दे रहा है, तो प्रोडक्शन के साथ साथ इसको हमें क्या बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है। दूसरा, आपका सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर भी करना है। कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर क्यों करना है, कि हमारे बीच में उन चीजों के लिए भी कंपटीशन होना चाहिए, जिसे मैं प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा था आपकी यहां पर मिलेट्स की और बाकी क्रॉप की, जिससे डाइवर्सिफिकेशन अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हमारे अंदर क्या होगा, एक क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए होड़ नहीं बढ़ेगी, हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को क्या होगा, सभी लोग ग्रो करवाएंगे, तो क्या होगा, आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आने वाले टाइम में जो डाइवर्सिफिकेशन है या बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्म प्रोडक्शन ड्राइवन टू मार्केट ड्राइवन। पहले क्या हो रहा था, अब अगर 1 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, तो नॉर्मली आपका अगर प्रोडक्शन होगा तो उससे हमारा घर का ही काम चल पाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर आप इनपुट अप्लाई करोगे और नॉर्मल टाइम पर आपका लैंड भी प्रॉपर अगर प्रोडक्शन करेगा, तो डेफिनेटली आज अगर हमारे इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। यस और नो, आपका इंडिया इसी वजह से पीछे है, वरना आपका एरिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्री से हम बहुत ज्यादा आगे हैं क्रॉप के अंदर, समझ में आया। लेकिन हमारा इंडिया एक वजह से पीछे है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। अगर चाइना के रिस्पेक्ट में बात करें तो कई क्रॉप में हमारी 15 गुना प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि वहां पर अगर 100 किलोग्राम प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे यहां पर कितना किलोग्राम हो रहा है, आपका 20 किलोग्राम भी नहीं हो रहा है, 10 किलोग्राम भी नहीं हो रहा है, आपका 5 किलोग्राम भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आ गया, तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी का लेवल है। प्रोडक्टिविटी जानते हो ना क्या होती है, पर एकड़ के अंदर या पर हेक्टेयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आया, वो हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी है, यानी कि पर यूनिट के अंदर जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, लोकलाइज्ड टू ग्लोबलाइज्ड एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है कि आपका लोकलाइज्ड मतलब क्या, जैसे अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग प्रोडक्शन आपका बेच रहे हैं केवल मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम आपका इंटरनेशनल मार्केट में अगर अभी भी प्रेजेंट टाइम में बात करता हूं, जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने एक छोटी सी बात की थी आपके सामने, छोटी सी एग्जांपल लिया था, है ना, आप लोग भूल चुके हो लेकिन वापस आपको याद दिलाता हूं। मैंने बोला था कि मोठ की बढ़िया, है ना, हम घर में खाते हैं, उसको वहीं पर हम लोग खाते हैं और वहीं पर मोठ आपका बेच देते हैं, तो उसका हमारा क्या हो रहा था, हमें कोई प्रॉपर ना तो रेट मिल रहा है ना कुछ और मिल रहा है, और इसीलिए हम लोग ग्रो भी नहीं करवा रहे। लेकिन मान के चलो जो आपका 280 रुपए किलोग्राम है, आने वाले टाइम में कभी भी इससे रेट गिरेगा नहीं। इतना तो आप समझते हो कि जो आपका प्रोसेस प्रोडक्ट है इसका रेट नहीं गिरेगा, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, 280 की बजाय 200 तो बेच सकते हो। अगर आप प्रोसेसिंग करके इसको बेचोगे तो आप 280 की बजाय 200 में तो बेच सकते हो। और जब लोगों को इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता लग जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 200 से आपका बढ़ भी सकता है। और दूसरी बात, अगर आपने इसका ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया तो सेम यही चीज 200 की बजाय कितने में बिक जाएगी, 300 में, 400 में, 500 में बिक जाएगी। यस और नो? क्यों? क्योंकि मार्केट में लेने वालों की कमी नहीं है, मार्केट में आपका असली प्रोडक्ट पहुंचने की दिक्कत है। तो ये चीज क्या हो सकती है, इसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी को लेके आओगे, आज अमेज़न के ऊपर मतलब आज क्या बहुत बार मैं अप्रोक्सीमेटली देख चुका हूं, गोबर के उपले होते हैं ना, वो भी 20 रुपए का एक मिल रहा होता है। साला हद है, समझ में आया? मतलब गाय ने अगर रास्ते में जाके कर दिया और उठा लिया आपने जाके, तो 20 रुपए का बेच दो।
आपका क्या लगा रहा है? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो वही बात है। दूसरा, आपने बाजरा देखा है सब लोगों ने, है ना? बाजरा का जो वेस्ट होता है ना, रेजिड्यू, हमारे खेतों में हम लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। अमेज़न पर वही चीज 50 रुपए के किलो बिक रही है, 200 रुपए के किलो बिक रही है। जाके सर्च कर लेना। और नाम पता है क्या देते हैं? ट्रेडिशनल। पता नहीं कौन सा नाम देके, मैं नाम भूल गया हूं वापस, मैं मतलब जुबान पे अटक गया वो तो। ठीक है, मतलब ऐसे करके तो उसको लोग परचेज कर रहे हैं, तभी तो वो बेच रहे हैं ना भाई। ऊपर को काट के फेंक देते हैं, नीचे वाला यूज करते हैं। हाँ, अरे फोल्डर के लिए भी तो यूज नहीं कर रहे हैं ना अरे अपने अगर हम बात करें, कुछ जगह पे उसको फोल्डर के लिए यूज करते हैं, और डायरेक्टली अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब के अंदर, तो उसको फेंक देते हैं। अरे ऊपर वाला बाजरा तो खाने के लिए काम आता है। बाजरे का ऊपर तो सीटा होता है। हाँ, हाँ, ते ओनू तो ग्रेन कटणगे ओ चो ਉਹ ਥਲਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। और हाँ, मज्जा नु कई लोग पाਉਂਦੇ, कई सीधे सीधे देते हैं। तो मैं वही बात बोल रहा हूं कि उसको फेंक देते हैं हम लोग, या हम मतलब आपका एनिमल के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, एनिमल के यूज करोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग उसको फेंक रहे हो या फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसको इस प्रकार से भी तो सेलिंग कर सकते हो। लेकिन ये हमारे दिमाग में नहीं आएगा। कोई बोलेगा ले ये तो बाजरा बेच रहा है, मतलब ये शर्म एक बहुत बड़ी चीज है कि नहीं है? 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 वो भी कचरा बेच रहा है, ले ये देख नया ट्रेडिशन आ गया, ये बनेगा आज ही अमीर है। और उस अमीरी की वजह से, उस ताने की वजह से हम लोग क्या कर देते हैं? उस चीज को स्टॉप कर देते हैं। वो शर्म, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी शर्म क्या कहेंगे लोग, वो यही तो है ना, सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग, बात एक ही है वो, है ना? सबसे बड़ी शर्म भी तो यही है ना? तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। बे रुक जा, है ना? ये रहा। अब इसके अंदर ये ड्रोन्स वगैरह, ये टेक्नोलॉजी हमें याद नहीं करनी है, जस्ट आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं यहाँ पर। और उसके बाद ये आपका मेन एस्पेक्ट है, जैसे प्रिसिजन फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका मेन रोल क्या रहता है? अबे रुक, क्या? हाँ, रिमोट, रिमोट सेंसिंग। तो लोकेशन कैसे आ रही है आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर जैसे हम प्लांट रेजिड्यू बर्निंग करते हैं, तो हमारे पास लोकेशन आ जाती है, जो एडीओ वगैरह आ जाते हैं वहां पे, है ना, प्रॉपर साइट के ऊपर पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेटेलाइट है, सेटेलाइट व्यू से ही वही रिमोट सेंसिंग होता है। वही रिमोट सेंसिंग है जिसकी वजह से आपका जो एडीओ होगा, या पर्टिकुलर टाइम पर जो भी पर्सन वहां पे होगा, अथॉरिटी होगी, वो आपके पास पहुंच जाएगी। किसके बिहाफ पर? एग्जैक्ट लोकेशन के बिहाफ पर। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड आ जाता है और एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है आपकी, तो उसी के बिहाफ पर वो लोग आपके पास पहुंचते हैं। समझ में आ गया? तो रिमोट सेंसिंग यूज हो रही है, आपके पास ही यूज हो रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और हमारा यहाँ पर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, तो तीनों को हमें वही चीज जैसे हम वहां पर कर रहे थे, तो वही चीज हमें क्या करनी है? मेंटेन करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो व्हाट क्रिपल्स एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो हजारों प्रॉब्लम है यार, लाखों प्रॉब्लम है, किसी को भी लिख लो, है ना? क्या है? लेबर शॉर्टेज है या नहीं है? है। अब देखो, ये लेबर शॉर्टेज की जब बात आती है ना, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है यार, कि गांव में अगर हम देखें ना, तो वैसे हम लोग बोलते थे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना? और अगर हम चले जाए ना आज गांव के अंदर, तो पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो, समझ में आया? और उनसे ये बोल दो ना कि भाई खेत में काम करने चले, 250 रुपए दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे, वो लोग एक ही बात बोलते हैं ना। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो फिर बेरोजगारी कहां है? फिर बेरोजगारी कहां है? ट्रांसफार्म उतार रहे थे। बेरोजगारी है हिडन एम्प्लॉयमेंट। ये है, ये एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जैसे मान के चलिए, अब आप लोगों में से आपने ग्रेजुएशन कर ली, डेफिनेटली अगर आपको कोई बोले कि यार एक काम करना, सफाई करवा के आनी है, और मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा एक दिन के, आप लोग उसको मंजूर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन की है और डेफिनेटली वो काम आपके लायक नहीं है, ये रियलिटी है।
है ना। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप लोगों ने उसको डिनाई किया, मजबूरी होती है तो वो काम करना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। जब हद से ज्यादा जब गुजर जाती है, मान के चलिए खाने कोई पैसे नहीं है, तब हमें उसको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो हम तभी अडॉप्ट करते हैं जब मजबूरी बन जाती है, लेकिन अदरवाइज हम लोग उसको जो आपका अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब जब हमें वो काम करना पड़ रहा है जो हमारे लायक नहीं था, ठीक है। तो कई बार होता है ना, जैसे मान के चलिए एक बहुत अच्छी खासी जॉब के अपना ग्रेजुएशन कर चुका होता है, लेकिन बाद में काम कर रहा होता है गांव के अंदर छोटे से कंप्यूटर के ऊपर या फिर कोई और काम के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मतलब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखती नहीं है, वो काम तो कर रहा है लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं। तो खासकर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रही है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो लेकिन एक चीज और भी है यार, आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें तो काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। देखो हम सभी लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन जो चीज हमें ग्रेजुएशन में पता होनी चाहिए थी, आज इस कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, आज इसकी नीड नहीं होनी चाहिए थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि हम डायरेक्टली खुद के बिहाफ पर प्रिपरेशन करके या कॉलेज के बिहाफ पर प्रिपरेशन करके हम जॉब लगने चाहिए थे। लेकिन उस टाइम हमें केवल क्या दिया गया, ढकोसले, है ना। आपसे फीस मोटी ली गई, लेकिन आपको एजुकेशन या फिर जो पर्टिकुलर नॉलेज थी उसके बिहाफ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया। तो वो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो आज जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हमारा क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। कोचिंग में भी आप लोग आते हो तो कोचिंग में क्या होता है, पढ़ाई के नाम पर इससे बेटर ये होता है कि आपको 2 क्लासेस दी, 3 क्लासेस दी, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि हो गया आपका। तो वो चीज भी गलत है। तीसरा, आपको पढ़ा कौन रहा है, उसको कितना नॉलेज है, ये चीज कहीं कोई आपका मायने नहीं रख रहा है, ठीक है। जो आपका पढ़ा रहा है, जो आपका मन में आए, मान के चलिए किसी ने कल ग्रेजुएशन की है और दूसरे दिन वो कोचिंग खोल के बैठा हुआ है, ये रियलिटी है, ये प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं। आज अगर कोई मुखर्जी नगर गया और उसने अगर कोई स्टडी कर ली वहां से, आपका बैंकिंग की कोचिंग कर ली और वो फेल हो गया, तो वो कोचिंग खोल लेगा वहां पे। ये रियलिटी है, ट्रेंड बन चुका है। आप मुखर्जी नगर में जाके देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार से पता नहीं कितनी कोचिंग ओपन हो चुकी है। आपका आईएएस की कोचिंग बोलता हूं, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आईएएस की कोचिंग। देखो यार, आईएएस मतलब ये है कि उस लेवल में क्या चीज है वो तुम्हें पता होना चाहिए। आईएएस में अगर हम बात करें तो हमें 20 से ऊपर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कोई टीचर अगर पढ़ाएगा ना तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट में बेटर हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जगह पर ऐसा सिस्टम हुआ पड़ा है कि हर कोई एक आईएएस की कोचिंग ओपन करके बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको ये भी नहीं पता कि आईएएस होता क्या है, उसने कभी पेपर भी नहीं दिया। मैं प्रेजेंट टाइम में अभी एक बात कर रहा हूं, अभी होशियारपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, तो वहां का एक पर्सन मेरे पास आया और आने के बाद वो जस्ट मतलब एक्चुअल में इसको देखने आया था, ये जो डिजिटल बोर्ड होता है, तो आके बोलता है मेरे को ना ऐसे करके, उसने कार्ड पकड़ाया एक सबसे पहले आते ही, और उस पे लिखा था पता नहीं आईएएस कोचिंग कौन सा, मैं कार्ड पड़ा भी हुआ है मेरे पास। तो आते ही उन्होंने बोला कि मैं आईएएस की कोचिंग करवाता हूँ। तो मैंने कहा डेफिनेटली यार, बंदा आईएएस की कोचिंग करवाता है तो आईएएस डेफिनेटली उसने एग्जाम तो दिया होगा ना भाई, बिना एग्जाम दिए मेरे को कैसे पता होगा, चाहे मैं एग्जाम में बैठ के आऊँ उसके अंदर देख के तो आऊँ ना मैं। वो बंदा मुझे एक बात बोलता है कि सर मैंने आज तक कभी आईएएस का एग्जाम देखा भी नहीं है, बट मेरा मोटिव है कि मैं कम से कम आईएएस वालों को पढ़ाऊं। मतलब मैं हैरान परेशान सब कुछ मेरे ना, मतलब मैंने कहा यार, तभी मैंने कहा एग्रीकल्चर वालों की कोचिंग चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है, जब वहां चल रहा है तो चल ये भी जाएगा। और ठीक है, मैंने पूछा बच्चे कितने भाई, बोला 29 लास्ट ईयर थे और इस बार 80 हो चुके हैं अभी तक। मैंने कहा उनका तो भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। हाँ फीस बोल रहा है मेरे, अरे यार बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैंने फीस बहुत कम रखी है। मैंने कहा भाई कितनी है, बोला 65,000 ओनली। समझ में आया। तो ये हालात है। और हमारे हालात क्या हैं, हमारे हालात ये हैं कि जैसे प्रेजेंट टाइम में बात करता हूं तो पिछले साल क्या हुआ था, अभी डिजिटल बोर्ड तो अभी इस साल लिया है, जनवरी के अंदर लिया था। पिछले साल आपके अगर हम बात करें तो एक बच्चा था, वो 2 थे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़े हुए थे। मेरे को फोन करके जब कोचिंग का फोन आया उनका कि सर मुझे कोचिंग करनी है, मैंने कहा डेफिनेटली भाई आ जाओ। तो बोले कि सर मुझे बेसिक से पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कोचिंग स्टार्ट कर दी और अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ हो चुका था और मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर आपने जो नोट्स भेजे थे ना उसके अंदर सर प्रिंट अच्छा नहीं आया हुआ। मैंने कहा भाई मुझे 2 पेज फोटो खींच के भेज दे, अगर 2 पेज भी तेरे हुए खराब तो मैं तेरे को नोट्स वापस सेंड करवाता हूँ, भाई हो जाती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं है। बोला सर ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर उन्होंने बात बता क्या दिक्कत है। बोला सर आप ना हाफ फीस वापस कर सकते हो अभी। हमने सर हाफ ही तो पढ़ा है। मैंने कहा दिक्कत कहाँ आ रही है ये तो बता दे, चल पैसे तो वापस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने मुझे रीजन क्या दिया कि सर मुझे ना आपका पढ़ाया वो समझ में बहुत अच्छे से आता है, आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत ये है कि सर आपने बेसिक से नहीं पढ़ाया।
मैंने कहा भाई 1 महीना 15 दिन हो चुके, तूने क्लास कितनी लगाई? बोला सर 7-8 क्लास तो लगाई होगी। मैंने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए। वो 2 पर्सन थे, दोनों फ्रेंड थे आपस में। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, आपने 1 महीना 15 दिन क्लास चली, और उस समय लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के अंदर क्लासेस ऐसी चल रही थी कि रेगुलरली क्लास चल रही थी, ठीक है, और पीक टाइम था ये वाला, और छुट्टी भी नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि मैं घर में बैठा था और दिन में एक ही क्लास होती थी, तो छुट्टी क्या करनी भाई, दिन में 2 घंटे ही तो पढ़ाना है, तो मेरे को पढ़ाने में टेंशन थोड़ा ना होगी, मैं तो वैसे ही बेला था और अपना पढ़ा रहा था, तो 2 घंटे मेरे को पढ़ाना होता था, तो मैंने हर रोज क्लास ली थी। तो 1.5 महीने अप्रोक्सीमेटली हो चुका था, 1 महीना 15 दिन हो चुका था। मैंने कहा भाई 8 क्लासेस तूने ली है और तू बेसिक से पढ़ना चाहता है, पहली बात तो ये बता कि 4 साल का तूने पढ़ा तब तुझे कुछ समझ में नहीं आया, 4 साल का मैंने ऑलरेडी 3 महीने में पढ़ाना है, और 3 महीने में से 1.5 महीना हो चुका है, क्लास तूने 7 या 8 लगाई है, तो कौन बेसिक से समझा पाएगा? समझ में आया? तो ये रीजन है। जब उसने ये रीजन दिया, मैंने कहा भाई फीस वापस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं मजबूरी को समझते हुए कर देता तुझे, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, मुझे पता था यार हालात क्या है, और मैं कभी किसी को रोकता नहीं था इस मामले के अंदर। लेकिन जब उसने ये वर्ड बोला ना, मैंने कहा भाई अब तेरी फीस वापस नहीं करूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। बोला सर देख लो, मैं पुलिस केस बहुत जल्दी कर दूंगा। मैंने कहा भाई जा, कोई दिक्कत नहीं है, तूने सबसे पहले जैसे ये एप्लीकेशन में रजिस्टर किया था, तुझे नहीं पता, पर तूने बॉन्ड साइन कर दिया था मेरे साथ। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, मैं चंडीगढ़ में केस लड़ूंगा, और तू मेरे पास आएगा, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तेरी हिम्मत है उतने केस कर ले, और मुझे इतना पता है कि इस केस को 20 साल तक तो मैं खींच लूंगा। अब तेरी मर्जी है, तू आना चाहता है तो आ ले। बोले मेरे पापा सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे दादा पता नहीं क्या हैं, उन्होंने बड़ी मतलब वो वर्ड बोले। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, तू इतना टाइम मेरे साथ इस चीज में स्पेंड कर रहा है, इससे अच्छा मैंने तुझे एक बात बोली थी कि तू अपना क्वालिटी एजुकेशन में आ तो सही, पढ़कर देख तो सही। तू 7-8 दिन क्लास लगाएगा, सर काम बहुत होते हैं मुझे। भाई मैंने बोला था काम बहुत होते हैं, आप क्लास मत लगाओ। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा खुद का फ्यूचर हमने खुद ने स्पॉइल किया हुआ है, और ऐसे जो आपके कहते हैं ना तत्व जो होते हैं, वो आप में से ही कुछ होते हैं। नॉट ए बिग डील कि हम में से ही कुछ होते हैं, मैं भी उनमें से एक शामिल हूं, लेकिन डेफिनेटली हम में से ही वही होते हैं, और जो हम पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे जैसे ही डिजिटल बोर्ड लिया, तो मुझे उसी स्टूडेंट का कॉल आता है, सर आपने गद्दारी कर दी बहुत बड़ी, हमें तो वैसे ही पढ़ाया था, आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हो। अबे सालो जब लूंगा तभी तो पढ़ाऊंगा, मैं कौन सा मतलब लेके बैठा था पहले? समझ में आया? तो वो बात है। अब कल को अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर मैं कोचिंग कोई और बाय चांस चला लेता हूं, कुछ और सिस्टम चला रहा हूं, तो उस समय आप लोग बोल दो ले हमें तो चेयर पे बिठाया था, अब सोफों पे बिठा रहे हो, है ना? समझ में आ रही बात? तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। फिर मुझे बोला कि सर आइलन के अंदर हमने पढ़ा था, और हमने बेसिक से नॉलेज गेन की थी, जब मैं +2 के अंदर जब मैं वहां पे कोचिंग करने गया था। मैंने कहा आइलन में फीस कितनी दी थी? बोला 1,20,000। मैंने कहा भाई दोनों जने 1,20,000 दे दो, और मैं अकेलों को पढ़ाऊंगा घर बैठकर। भाई 1,20,000 उस समय मतलब बहुत बड़ी बात थी, पूरे साल में 80 बच्चे आए थे सारे के सारे, ठीक है। मैंने कहा तुम दोनों ही मिलके 1,20,000 दे दो, और मैं गारंटी देता हूं तुम दोनों की क्लास लगा करेगी अलग से, जो तुम कहोगे और जिस टॉपिक को तुम कहोगे, जितनी बार तुम कहोगे रिवाइज करूंगा, क्योंकि काम धंधा है नहीं, तुम दे रहे हो 1,20,000, इससे बड़ी बात क्या होगी? पूरे साल में 1,20,000 नहीं आई, तुम दे दो भी 1,20,000, क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो ये कहानी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत कहाँ है, तो इस चीज को समझते हुए हमें हर चीज के अंदर आना पड़ेगा, हमें हर चीज को कवर करना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा माइंड जो है वो हमारा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको सही लाइन पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार से हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम कल से पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम ही एग्रीकल्चर में है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी अलग अलग चीजें हैं, जैसे आपका यहां पर प्रॉपरली पता चल रहा है कि फील्ड में टेम्परेचर कितना है, आपका वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, फील्ड मॉनिटर कैसे कितना किया जा रहा है, किस प्रकार से सोइल इरोजन हो रहा है, हर चीज को यहाँ पर क्या किया गया है, डायग्नोस किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रिजन फार्मिंग का जस्ट एक देखा गया था, प्रैक्टिकल लेवल पर ऑब्जर्व किया गया था, तो आपके काम की चीज नहीं है कि इतना हुआ था, ठीक है, उस केस के अंदर। और ये जस्ट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी मैंने बताई दिया। ये देखो, ये फील्ड के ना प्लॉट्स को डिवाइड किया गया कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो रेड जोन है इनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, येलो जोन में थोड़ी कम रिक्वायरमेंट है। किसकी बात हो रही है? फॉस्फोरस की, ठीक है। और ये पोटाश की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज, सॉरी है ना, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज है ये, ठीक है। और ये आपका जो मैं आपको बता रहा था कि चीजल प्लो कब अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि चीजल प्लो को ये दो रिकमेंड कर रहे हैं 2 साल के अंदर। लेकिन वैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि चीजल प्लो की रिकमेंडेशन होती है 3 से 4 साल के अंदर, ठीक है। मोल्ड वर्ड प्लो की रिक्वायरमेंट होती है 2 से
3 साल के बीच में। और जो आपका सब सोइलर होता है वो कितने साल में अप्लाई किया जाता है? 5 साल में। ठीक है, चलिए। तो ये डिपेंड यहाँ पर इन्होंने सोइल के अकॉर्डिंग किया है, और जनरल जो रिकमेंडेशंस है वो आपको मैंने बता दी है, जो आईसीआर की रिकमेंडेशंस है। ठीक है, चलिए। ये आपका बस प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि इन लोगों ने जो अडॉप्ट किया है, इंडिया के अंदर जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे नॉर्मल आपके इन ट्रे को यूज कर दिया जाता है, आपकी खाद को यूज किया जा रहा है, स्यूडोमोनास वगैरह को यूज किया जा रहा है ना, और उसके बाद आपका नेट हाउसेस वगैरह को यूज करके इनको प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्मॉल लेवल पर है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन इंडिया का प्रिसिजन फार्मिंग कुछ इस प्रकार से है जो कि कमर्शियलाइज करने की बात की जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मैनेज हैदराबाद का है। देखो इनमें से जो ये आपका लाइन है ना, ये सिस्टम है, एक्चुअल में क्या है कि मैं सर्टिफाइड फार्म एडवाइजर जो आपका कोर्स होता है इनका मैनेज वालों का, वो मैं कर चुका हूँ राइस के ऊपर, कंप्लीट रिसर्च कर चुका हूँ। और मतलब रिसर्च का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टडी किया है। तो ये कोर्स होता है, आप लोग भी कभी कभार कर सकते हो, अगर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डेज आपका टाइम वो लोग लेते हैं, वहाँ पे आपको बुलाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो नॉलेज भी देते हैं और आपको ज्ञान भी देते हैं, दोनों चीज़ें होती है। तो एक क्रॉप आपका केवल राइस ही नहीं है, कॉटन, वीट, इनके ऊपर आप काफ़ी क्रॉप होती है जिनके ऊपर रिकमेंडेशन दी जाती है। तो वीट पे करोगे तो आपको करनाल हरियाणा मिलेगा, राइस पे करोगे तो आपको जो आपका क्या है वो हैदराबाद के अंदर, नाम भूल गया इसका, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है। ठीक है, हाँ, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है किस क्रॉप को आप लोग चूज कर रहे हो। कॉटन चूज करोगे तो या तो आपको सिरसा मिलेगा हरियाणा के अंदर, या आपको पुणे मिलेगा, नहीं करनाल नहीं मिलेगा। कॉटन में आपको या तो सिरसा, या फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सिरसा केवीके के अंदर, या फिर आपको मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, 2 जगह पे। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग सिस्टम है जो आईसीआर अडॉप्ट कर रहा है। ये इसलिए अडॉप्ट कर रहा है ताकि जो लोग इसमें इंक्लूड हो उनको क्या मिल जाए, एक थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए और थोड़ा सा स्टडी कर सके, है ना। तो वो ऐसा आपका एक है। और डेफिनेटली ये हमारे लिए ही इंप्रूवमेंट के लिए, तो उन लोगों ने मुझे उससे टाइम, ये काफ़ी कुछ, ये जो आपकी काफ़ी पीपीटीज है ना, जो लोग आप लोग देखते हो, मैं सच बताता हूँ यार, मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि इसके अंदर कोई वो नहीं है, जो इनमें से काफ़ी पीपीटीज आप लोग पढ़ते हो ना, वो मैनेज हैदराबाद के वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो पीपीटीज तैयार की हुई है। और जब कोर्स लिया था तो उन लोगों ने वो पीपीटीज एज इट इज दी थी, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एज इट इज ला के दे देता हूँ। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हमें इस चीज के बारे में देखो, डेफिनेटली जितना वो लोग रिसर्च कर सकते हैं क्या उतना मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता यार, ये रियलिटी है ना, क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा टाइम दिया है उसके ऊपर, उन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पर दिया है। तो इसीलिए आपके सामने ये चीज आपकी है। तो अब हमें बिलीव इसके ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों ने ये खुद दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक डेटा है जो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था, और इस प्रकार से यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, और ये इन्होंने शेड्यूल करके देखा था फार्मिंग सिस्टम आपके पोटैटो की क्रॉप के अंदर कि किस प्रकार से फर्टिलाइजर हमें, सॉरी टोमेटो के अंदर, टमाटर के अंदर। ठीक है, और ये मॉनिटर किया था कि इसको डिजीज को, इंसेक्ट को, है ना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये जस्ट आपका प्रैक्टिकल है जो उन्होंने किया था। ठीक है, तो हमें इतना ये नहीं कि सारा याद करना है, जस्ट याद करने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वही सारी की सारी क्या रहेंगी, याद करने वाली चीज़ें रहेंगी। ये जस्ट प्रैक्टिकल लेवल इन्होंने जो किया था। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, आज का पूरा सेशन रहा।